Yes, please. Good morning, everyone. Welcome to SD Commerce Career Sector 10 Panchkula. This is CA Dheeraj here and hope so you're doing well. So in the previous part हम लोगों का चैप्टर 8 गोइंग ऑन था एंड नॉर्मली अगर बात की जाए तो हम लोग 3 सेक्शंस मेन डिस्कस कर चुके हैं एंड थर्ड हमारा थोड़ा सा पेंडिंग था 125 दैट इज रिगार्डिंग द IEPF इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड के रिगार्डिंग हमारी डिस्कशन गोइंग ऑन थी जिसमें द मेन टॉपिक इज क्रेडिट्स कि सर इस फंड में जो पैसा है वो कहां से आएगा क्लियर प्लस द मेन थिंग इज इस फंड में से यूटिलाइजेशन कहां पे होगी तो वन ऑफ द मेन क्वेश्चन फ्रॉम द केस स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू यूटिलाइजेशन को लेकर काफी सारे पॉइंट्स आपको देखने को मिलेंगे क्लियर सो हम लोगों ने आई थिंक सो एक लास्ट क्लास में टाइम फ्रेम ड्रॉ किया था जस्ट वो साइड बाय साइड ओपन करिए उस टाइम फ्रेम में आपने क्या रीड आउट किया सबसे पहले द बेसिक पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट सबका क्या था सेम था दैट इज डेट ऑफ डिक्लेरेशन एंड सर हम यहाँ पे जो अभी तक बात कर रहे हैं वो कौन से डिविडेंड की बात कर रहे हैं फाइनल डिविडेंड क्लियर सो फाइनल डिविडेंड का प्रोसीजर आप लोगों ने जो रीड आउट किया दैट इज सर एजीएम के अंदर क्या होता है डिक्लेयर बाय द मेंबर्स बाय द शेयर होल्डर्स क्लियर तो एजीएम के अंदर जब इस ऑर्डिनरी बिजनेस को डील किया जाएगा अगर मेंबर्स ने पहली बात मेंबर्स उस रेट को इंक्रीज नहीं कर सकते जो रिकमेंड किसने करा था बोर्ड ने अप टू दैट परसेंटेज या उससे कम डिविडेंड क्या हो सकता है डिक्लेयर सर जिस दिन भी डिविडेंड डिक्लेयर हो जाएगा वहां से विद इन 5 डेज उतना पैसा निकालिए एंड एक सेपरेट शेड्यूल्ड बैंक में वो पैसा क्या करवा दीजिए डिपॉजिट एंड सर ये पेमेंट का जो सिनारियो है कितने दिन के अंदर ये पेमेंट एंड ऑल क्लियर हो जानी चाहिए 30 डेज जिसका इवन स्टार्टिंग पॉइंट बिल्कुल सेम था 30 डेज कहां से डेट ऑफ डिक्लेरेशन तो मतलब विद इन 5 डेज डिपॉजिट एंड वहीं से डेट ऑफ डिक्लेरेशन से ही 30 डेज के अंदर अंदर पेमेंट क्या हो जानी चाहिए क्लियर हो जानी चाहिए क्लियर देन आफ्टर दैट आपके पास वर्ड आया सर व्हाट इफ अगर लेट इट बी 30 डेज के अंदर ये डिविडेंड पे नहीं होता अच्छा डिविडेंड पे किसमें होना चाहिए कैश इन द सेंस मे बी बैंकिंग चैनल बस इन काइंड नहीं होना चाहिए लाइक इलेक्ट्रॉनिक मोड यूज करिए इवन सर डिविडेंड वारंट इज ऑल्सो पॉसिबल हाँ बट 30 डेज के अंदर डिविडेंड वारंट क्या हो जाने चाहिए पोस्ट इशू हो जाने चाहिए कि हमने उस पर्सन को डिविडेंड वारंट दे दिया हाँ वो इनकैश जब मर्जी करवा ले हमें कोई दिक्कत नहीं पर मेरी ओर से 30 डेज के अंदर अंदर डिविडेंड वारंट कैश पेमेंट या बाय बैंकिंग चैनल या कोई इलेक्ट्रॉनिक मोड से डिविडेंड क्या हो चुका पे किसको टू द रजिस्टर्ड शेयर होल्डर वर्ड क्या लिखा हुआ था रजिस्टर्ड शेयर होल्डर नंबर 2 इज ऑर्डर ऑफ द रजिस्टर्ड शेयर होल्डर एंड नंबर 3 टू द बैंक क्लियर सर व्हाट इफ अगर 30 डेज में पे नहीं हुआ तो नेक्स्ट 7 डेज अब ये 7 डेज कहां से शुरू हुए जब तेरे 30 डेज खत्म हुए जहां से 30 डेज खत्म हुए वहां से 7 डेज के अंदर ये अमाउंट कहां चली जानी चाहिए एक सेपरेट शेड्यूल्ड बैंक जो किस नाम से ओपन होगा अनपेड डिविडेंड अकाउंट क्लियर एंड सर अगर आप इस अमाउंट को ट्रांसफर करने में क्या करेंगे डिले करेंगे तो आपको विद इंटरेस्ट रेट कितना था 12% पर एनम के हिसाब से जितना डिले करेंगे ट्रांसफर में उतना इंटरेस्ट भी साथ में आपको क्या करना पड़ेगा पे आउट करना पड़ेगा काइंड ऑफ लिटिल बिट पनिशमेंट कि आपने डिले क्यों करा जितना डिले करोगे 12% के अकॉर्डिंग साथ में क्या करो पे आउट देखो सर अब ये जो वर्ड है मैंने एक वहां पे अकाउंटिंग पॉइंट में भी आपसे एक पॉइंट करा था कि एक होता है प्रपोज्ड डिविडेंड एक होता है डिक्लेयर डिविडेंड दोनों में से लायबिलिटी कौन है डिक्लेयर नॉट प्रपोज्ड तभी आज तक आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कभी भी बैलेंस शीट में कैश फ्लो में भी पॉइंट आया होगा क्लियर वहां भी आपको एक नोट मिला होगा कि सर एज पर अकाउंटिंग टर्म्स ये कभी भी क्या काउंट नहीं होता प्रपोज्ड डिविडेंड अभी प्रपोज्ड है लायबिलिटी थोड़ी बन गई लायबिलिटी किस दिन बनेगी जब मेंबर्स उसको क्या कर देंगे डिक्लेयर अब तो डिक्लेयर भी हो चुका था 30 डेज के अंदर पे भी करना था बट वो पर्सन नहीं ट्रेस हुआ वो नहीं मिला इन दैट केस आई विल वेट फॉर 7 years मैं कितना टाइम वेट करूंगा 7 years क्लियर बट इन द मीन वाइल जब से वो पैसा कहां से निकलकर नॉर्मल एक सेपरेट अकाउंट से निकलकर किसमें गया था अनपेड डिविडेंड अकाउंट में
डेट ऑफ ट्रांसफर से 90 डेज के अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी क्या, एक स्टेटमेंट बना के देना, जिस स्टेटमेंट में क्या होगा सर, द डिटेल्स, किसकी डिटेल्स, द नेम, जो पर्सन जिसका वो पैसा पेंडिंग है, द लास्ट नॉन एड्रेस मेरे मुताबिक, एंड ये लास्ट नॉन एड्रेस कौन सा होगा, जो मेरे पास लिखा हुआ था, जो उसने एक बार प्रोवाइड करा था बट मैंने ट्राई करी वो नहीं मिला, एंड द अमाउंट उसकी कितनी पेंडिंग है, एक लिस्ट बनाइए, और ये लिस्ट कंपनी को कहां देनी होगी, अपनी वेबसाइट पे, इफ एनी या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो प्रिस्क्राइब्ड वेबसाइट्स होंगी वहां पे डिटेल्स आपको सबमिट करनी पड़ेगी। क्लियर? देन सर आई विल वेट इट फॉर 7 years, मैं रखूंगा मेरी बैलेंस शीट में, वो अनक्लेम्ड डिविडेंड के नाम से या अनपेड डिविडेंड के नाम से पड़ा रहे, कि कभी भी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे वो पर्सन अगर आना चाहे वो अपनी यहां से मेरे से डिविडेंड अमाउंट अलोंग विद इंटरेस्ट, क्योंकि तब तक उस पर इंटरेस्ट भी पड़ता रहेगा, वो अपना ले सकता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। बट सर अगर 7 साल भी हो गए, वो पर्सन नहीं आया, वो डिविडेंड क्लेम करने नहीं आया, तो सर 7 years के बाद ऑटोमेटिकली ये पैसा कहां पे ट्रांसफर हो जाना चाहिए, आईईपीएफ, जो कि सेक्शन 125 में क्या किया गया, ओपन किया। क्लियर? जिसके बारे में हमारी बात चल रही। एंड इवन सर एक शेयर्स का पॉइंट भी आपने बीच में पढ़ा था कि अगर 7 consecutive years तक वो पर्सन ट्रेस नहीं होता, किसी साल वो डिविडेंड बीच में लेने नहीं आता, क्लेम करने नहीं आता, तो इवन उसके शेयर्स भी उठा के कहां पे ट्रांसफर कर दो। आई थिंक सो मैंने सेक्शन यहाँ पे 124 सबसेक्शन 6, क्यों, ये अगले ही पेज पे 125 में इन बिटवीन हमने लेटेस्ट वाली नोटिंग आपको प्रोवाइड करी थी, एक 125 की पीडीएफ मैंने ग्रुप को आपको शेयर करी थी, बट डोंट वरी, जो आपकी बुक्स आएंगी वो बिल्कुल लेटेस्ट आएंगी। क्लियर? एक्चुअली लॉ की जो बुक होती है वो अटेम्प्ट वाइज नहीं मिलती, लाइक अगर आपका नवंबर 24 है तो एडिशन आपको कौन सा मिलेगा, May 20। क्लियर? क्योंकि वो हर टाइम हर 6 महीने बाद क्या होती है, रिवाइज होती है। सो डोंट वरी, आपको जो बुक मिलेगी ये सारी अमेंडमेंट्स एंड ऑल जो आपके आईसीआई में गिवन है, ईच एंड एवरी वर्ड आपका क्या होगा उसमें कवर्ड होगा। क्लियर? सो लास्ट वर्ड्स में अगर बात की जाए सर, यूटिलाइजेशन में कुछ ही पॉइंट्स आपने पढ़े थे, डायरेक्टली ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ऑलरेडी पहले हम इस पे लेक्चर डिवोट कर चुके हैं। सर यूटिलाइजेशन की अगर बात की जाए तो यूटिलाइजेशन में आपने कुछ ही पॉइंट्स पढ़े। यूटिलाइजेशन का मतलब डेबिट्स, इस फंड में से पैसा खर्च कहां किया जाएगा, नंबर 1 इज जहां से पैसा आया था उन्हीं को पैसा क्या कर दिया जाएगा, रिफंड। सर काफी सारे पॉइंट्स आए थे, लाइक एप्लीकेशन मनी का पैसा, मैच्योर्ड डिपॉजिट्स का पैसा, मैच्योर्ड डिवेंचर्स का पैसा, या कोई प्रेफरेंस शेयर्स वालों का पैसा, किसी भी तरह का पैसा जहां से आया, या अनक्लेम्ड डिविडेंड, कोई भी पर्सन का पैसा जहां से आया था अगर वो हमारे पास क्लेम करने आता है, हाँ प्रोवाइडेड कुछ एविडेंस एंड ऑल दिखाने पड़ेंगे। क्लियर? हमारी तसल्ली अगर होती है, हम अगर सेटिस्फाइड होते हैं, तो वो सारा पैसा अलोंग विद इंटरेस्ट जितना उसके ऊपर प्रोपोर्शनेट बनता होगा, वो सारी अमाउंट पहली चीज उसी को वापस कर दी जाएगी। डन? नंबर टू आपने क्या पढ़ा, नंबर 2, 3, 4, जो इस फंड का मोटिव है, नाम से क्लियर है, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन। सो प्रमोटिंग awareness, educating the investors and protection of the interest of the investors। मेन पॉइंट आए थे सर, ई पॉइंट और आपका था एक एफ पॉइंट। ई पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी, वर्ड क्या था, अब मैंने लास्ट क्लास में मीनिंग बताया था, डिसगॉर्स्ड का मतलब सर अनएथिकली, इलीगली, मिसकंडक्ट करते हुए। क्लियर? जो इनकम जनरेट की जाती है एंड जिससे किसी पर्सन को क्या हुआ होगा, लॉस, तो हो सकता है बाय कोर्ट ये कंपनसेशन कहां से दिलवाई जा सकती है, आईईपीएफ में से दिलवाई जा सकती है, कि उस डिस्गॉर्स्ड अमाउंट को यहां से क्या किया जाए, कंपनसेट किया जाए। या फिर द मोस्ट कॉमन, जितने भी आपके क्लास एक्शन सूट्स होते हैं, मैंने इसकी भी एग्जांपल प्रोवाइड करी थी सर 37, लाइक प्रोस्पेक्टस के केस में, कि अगर मान लो कोई पब्लिक मिसलीड होती है जिनसे उनका नुकसान होता है, या अगर मैनेजमेंट क्या कर रही है, कोई फ्रॉडुलेंटली अफेयर्स कर रही है, मिसमैनेजमेंट कर रही है, तो इन दैट केस जब सब मिलकर केस करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज क्लास एक्शन। क्लास मींस क्रेडिटर्स, सारे क्रेडिटर्स, क्लास मींस मेंबर्स, सारे मेंबर्स,
तो जब सब मिलकर क्या करते हैं, केस करते हैं, उसको वर्ड क्या बोलते हैं, क्लास एक्शन सूट। अब नेचुरली सर उसमें लीगल खर्चा तो आया होगा, कोर्ट में गए, कोर्ट की फीस आप लोगों ने भरी, केस की भी क्या होती है, फीस होती है, एंड प्लस नेक्स्ट आगे जो अल्टीमेटली आपको कोई प्रोसिक्यूटर्स क्या करने पड़ेंगे, अपॉइंट करने पड़ेंगे, उनकी जो फीस हुई, तो ये सारी फीस की फीस जो है अल्टीमेट वो आपको रीइंबर्स करवाई जा सकती है, कहां से, इस फंड में से। और रही बात इन ऊपर दिए गए सारे मैटर्स में से कोई भी इंसिडेंटल पर्पस मिलता जुलता उसके साथ का कोई भी अगर पर्पस होगा तो वो पर्पस के लिए भी पैसा आप लोग यूज कर सकते। दैट्स ऑल अबाउट द लास्ट लेक्चर्स जो हम लोगों ने यहां तक किया था। लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट वन। पढ़िए जी। यस हाँ जी, दीजिए। क्लेम्स फ्रॉम द फंड, पढ़िए जी। हाँ जी। Any person who claims to be entitled to any amount transferred to the fund may may apply. apply to, अच्छा, जब तक वो पैसा कहां पड़ा था, कंपनी के पास, देन आपको वो अनपेड डिविडेंड किसके पास अप्लाई करना था, कंपनी के पास। बट अब तो कंपनी भी नेक्स्ट आगे उसको क्या कर चुकी है, ट्रांसफर कर चुकी है। तो इन दैट केस अब तो सर सारी गेम किसके पास है, अथॉरिटी के पास है। तो आपको जाना ही किसके पास पड़ेगा, अथॉरिटी के पास। अपने कागज पत्तर इकट्ठे करो जो भी हैं, कोई लेटर ऑफ अलॉटमेंट है, कोई शेयर सर्टिफिकेट है, वट जो आपके पास एविडेंस है। अगर तुम कहते हो कि वो फंड में पड़ी अमाउंट मेरी है, मैंने कंपनी की वेबसाइट पे देखा, मुझे सीजी की वेबसाइट पे पता लगा कि मेरा कोई डिविडेंड पेंडिंग पड़ा है, पहले मुझे नहीं पता लगा। अब वो सारी पावर किसके पास है, अथॉरिटी के पास। अपना सारा चिट्ठा इकट्ठा करो और कहां पे जाओ, अथॉरिटी के पास अप्लाई करो, उनको सेटिस्फाई करो। अगर वो सेटिस्फाइड हुए, यूटिलाइजेशन का पहला पॉइंट, तेरा पैसा है तो तुझे वापस कर दिया जाएगा, इवन अलोंग विद इंटरेस्ट। पढ़िए। यस, अप्लाई टू द अथॉरिटी फॉर द पेमेंट ऑफ द मनी क्लेम्ड। नेक्स्ट इज सर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, वर्ड क्या लिखा हुआ है, अथॉरिटी, या वर्ड क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फंड। एक बात बताइए सर, ये इतनी बड़ी मतलब जो फंड है, इतना सारा पैसा, क्या इसकी भी कोई काइंड ऑफ मतलब एडमिनिस्ट्रेशन होगी, मतलब इसको भी तो कोई कंट्रोल करता होगा, इसकी भी तो कोई देख रेख करता होगा। यस, देयर इज अ कॉम्पोजिशन। यहां पे भी एक कमेटी, एक अथॉरिटी बिठाई जाती है, जिनमें कौन कौन होंगे। पहली बात, ये पावर किसके पास है जी, सी, सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट करेगी, वो भी बाय, क्या लिखा हुआ है, होता ना भारत का राजपत्र, ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन निकालते हुए, ये पूरी एक सरकारी पोस्ट है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट भरेगी। क्लियर, बाय नोटिफिकेशन एन अथॉरिटी फॉर दी, किसके लिए, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या हुआ, काइंड ऑफ मैनेजमेंट। ये सारी देख रेख करना, सारा फंड मैनेज करना, संभालना, टाइम टू टाइम पेमेंट्स करना, इसकी प्रॉपर कंट्रोलिंग के लिए एक अथॉरिटी बनाई जाएगी, विच कंसिस्ट ऑफ, नंबर वन इज, एक होगा जी चेयरपर्सन जो मेन हेड होगा। नंबर टू, सच अदर मेंबर्स बट नॉट एक्सीडिंग, नॉट एक्सीडिंग कितने सर, मैक्स 7, मैक्सिमम कितने होंगे, 7, एंड अ सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो इसके सारी प्लानिंग एंड ऑल को क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। क्लियर, तो ये 3 ओहदे, मैं डेजिग्नेशन कहूंगा ना, बट वन इज चेयरपर्सन, नंबर 2 इज मेंबर जो कि नॉट एक्सीडिंग 7, एंड एक कौन होगा, सी, दैट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ अथॉरिटी। बाय चांस अगर लेट इट बी एमसीक्यू पॉइंट में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनकी कॉम्पोजिशन में कौन कौन लोग होंगे या मेंबर्स की गिनती कितनी होगी, तो यहां से कोई ना कोई एमसीक्यू निकल सकता है। क्लियर, चलिए। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फंड, यस, द अथॉरिटी शेल, हाँ जी, The authority shall administer the fund and maintain separate accounts and reports in अब relation to सर the एक बात fund. बताओ, सरकारी फंड है तो मतलब क्या इनको हिसाब किताब रखना नहीं होगा, क्या ये अपने अकाउंट्स नहीं मेंटेन करेंगे, बिल्कुल सर, इनका तो उल्टा ऑडिट भी होगा, इनका तो उल्टा ऑडिट भी होगा। ये थोड़ी मतलब है कि ये तो खुद सरकार है तो इनको हिसाब देने की क्या जरूरत, क्योंकि सरकार ज्यादातर देती नहीं ना हिसाब। इन दैट केस कहते नहीं 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 सर, इनको भी कहां से पैसा आया, कहां पैसा गया, कौन कौन से नाम से गया, उसकी नेचर एंड ऑल, ईच एंड एवरी सेपरेट रिकॉर्ड, सेपरेट अकाउंट्स, इनको भी अपने क्या करने पड़ेंगे, मेंटेन करने पड़ेंगे। हाँ, बट ये प्रॉफिट लॉस थोड़ी बनाते हैं, ये तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो इनके केस में इनकम एंड एक्सपेंडिचर तो बनेगा, बैलेंस शीट तो बनेगी सर। ये अपने प्रॉपर अकाउंट्स क्या करेंगे, जैसे एक नॉर्मल एंटिटी अपने अकाउंट्स मेंटेन करती है, ये भी बेशक सरकारी है, इनको भी अपना हिसाब किताब क्या करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा। क्लियर, द अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स शैल बी मेंटेन्ड इन द फॉर्म, वो भी कैसे, जो कि प्रेस्क्राइब्ड बाय किसके,
सीजी के द्वारा प्रिस्क्राइब्ड होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट का आपके ऊपर ऑर्डर आएगा आफ्टर कंसल्टेशन विद, वर्ड क्या है, कैग। कैग स्टैंड्स फॉर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। क्लियर। सरकारी महकमों का, जितने सरकारी महकमे हैं, डिपार्टमेंट हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, जिनका भी नेक्स्ट आगे ऑडिट होता है, इनका ऑडिटर, सरकारी ऑडिटर जिसको वर्ड बोलते हैं, जैसे कहते हैं सरकारी वकील, वैसे ही सरकारी ऑडिटर जो होता है दैट इज कैग। कैग, और इंडिया की एक ही पोस्ट है, ऑल द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ऑल ओवर इंडिया। ये इंडिया लेवल की पोस्ट है, छोटी मोटी पोस्ट नहीं है, बहुत तगड़ी लेवल की पोस्ट है। मतलब ऑल ओवर इंडिया गवर्नमेंट ऑडिट होना, गवर्नमेंट ऑडिट, दैट स्टैंड्स फॉर कैग। पूरी अकाउंटेबिलिटी, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की, सारे गवर्नमेंट अकाउंट्स की, जहां जहां कुछ भी मेंटेन हो रहा है वो किसकी देखरेख में होगा, कैग। अब आप सोचोगे सर कैग अकेला इतना कुछ करता होगा? नो, कैग के अंडर अपॉइंट होते हैं सीएस, हम लोगों की फर्म्स, इसको बोर्ड बोलते हैं कैग एम्पैनलमेंट होना। ईयरली, ईयरली हम लोग एज अ सीए फर्म्स, जो भी नेक्स्ट आगे प्रैक्टिस फर्म्स हैं सर, सीए फर्म्स हर साल अपना फॉर्म भरते हैं, किनके पास, कैग के पास। अगर आपकी एलिजिबिलिटी बनती है, लाइक नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हैं, आपके आर्टिकल्स कितने हैं, स्टाफ कितना है, आपका बैकग्राउंड क्या है, अगर लेटेड भी आपकी सिलेक्शन होती है, तो ऑल ओवर इंडिया जहां जहां गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के ऑडिट होंगे, सरकारी महकमों के ऑडिट होंगे, उन ऑडिट्स को करोगे कौन, करोगे तो आप लोग। बट आपकी रिपोर्टिंग किसको होगी, कैग। कैग की रिपोर्टिंग किसको होगी, सरकार। अब कैग एक पर्सन है, एक पर्सन पूरे इंडिया का ऑडिट कैसे कर देगा, ऑल ओवर इंडिया ये किसको अपॉइंट करते हैं आगे, सीएस को। तो करना तो तुम लोगों ने ही है, बट किसकी देखरेख में, किसकी देखरेख में, कैग, दैट इज कंट्रोलर, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग। क्लियर। सो जितने भी, ये मोस्ट कॉमन लैंग्वेज मिलेगी तुम्हें, कहीं भी अगर तुझे गवर्नमेंट वर्ड मिला ना कि यहाँ पे सरकारी डिपार्टमेंट है, सरकारी एजेंसी है, गवर्नमेंट बॉडी है, तो उनके जो भी अकाउंट्स हैं, उनके जो भी रिकॉर्ड्स हैं, उनके जो भी ऑडिट हैं, कुछ भी अगर होगा, ऑर्डर करेगा सीजी, बट आफ्टर कंसल्टेशन विद कैग। बताएगा कौन, कैग। ऑर्डर तो वाया किसके होगा, सीजी के द्वारा ही होगा ना, पावर तो किसके पास है, सीजी के पास है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट इज आफ्टर दैट, सर इस अथॉरिटी की पावर्स क्या हैं, पढ़िए जी। इट शैल बी कंपिटेंट, हाँ जी। It shall be competent for the authority to spend money out of the fund. अब आप कहोगे सर यहाँ पे लिखना जरूरी क्यों था, जब आपने अथॉरिटी को बना तो दिया। नहीं, आपा हर चीज राइटिंग में मांगते हैं कि पावर कहाँ पे गिवन, नहीं तो अगर ये लाइन ना लिखी होती, 1 रुपया भी अथॉरिटी खर्च नहीं कर सकती। अब आज की डेट में आपने यूटिलाइजेशन पढ़ ली कि हाँ इस फंड में से पैसा किस नाम से बाहर जाएगा, बाहर जाने की पावर भी तो दो। आपने मुझे अपॉइंट कर दिया, आपने मुझे यहाँ पे क्या कर दिया सर, बिठा दिया, चेयरपर्सन बिठा दिया, सीईओ बिठा दिया, अदर मेंबर्स बिठा दिए, हमें पावर भी दो काम करने की। कहते हाँ सर ये लो, ये लो, एक्ट में लिख दिया कि जो भी अथॉरिटी, जो भी अथॉरिटी इस फंड को क्या करेगी, एडमिनिस्टर करेगी, उसके पास पावर है, किस बात की पावर, टू स्पेंड मनी आउट ऑफ दिस फंड। वो इस फंड में से पैसा क्या कर सकते हैं सर, खर्च कर सकते हैं, दैट इज द मेन थिंग। क्लियर। आ जाओ क्लियर। नेक्स्ट इज ऑडिट ऑफ, ऑडिट ऑफ वर्ड पढ़िए क्या लिखा हुआ है जी, अकाउंट्स, ऑडिट ऑफ अकाउंट्स। अब एक बार बता, तुम लोगों ने क्या बना लिया सर, अकाउंट्स बना लिए, रिकॉर्ड्स मेंटेन कर लिए, बात तो फिर वही आ गई कि ये अकाउंट्स जो बनाए गए, जो रिकॉर्ड्स मेंटेन किए गए, क्या वो सही हैं या नहीं है, ट्रू एंड फेयर व्यू शो करते हैं या नहीं है, ये तो तब पता लगेगा जब इनका क्या होगा, ऑडिट होगा। लो जी, साथ के साथ हमने आपके ऊपर ये भी लगा दिया, कहीं तुम बिल्कुल ही बेपरवाह हो जाओ किस बात को लेकर कि मुझे कौन सा किसी ने पूछना है, हाँ खाते बनाने को कहा, अकाउंट्स बनाने को कहा, बना देंगे, सही बनाओ गलत बनाओ। कहता रुक रुक रुक, 125 में जाके दोबारा पढ़ ले, जो अकाउंट्स तुम क्या करोगे, मेंटेन करोगे, उनका क्या होगा, ऑडिट। एंड वो ऑडिट की रिपोर्टिंग किसको जाएगी, कैग को। फिर आगे कैग की अकाउंटेबिलिटी किसको है, सरकार। पार्लियामेंट में डिस्कशन होगी, प्रॉपर रिपोर्ट जाएगी, सारे मंत्री मंत्रालय जितने भी हैं वहां पे ये तक ये बात पहुंचाई जाएगी। पढ़िए, द अकाउंट्स ऑफ द फंड, अच्छा वर्ड क्या है,
शैल बी मतलब बिना कहे सर होगा, ऑप्शन नहीं है। शैल बी ऑडिटेड बाय किसके द्वारा, कैग, एंड ऑडिटेड अकाउंट्स एंड ऑडिट रिपोर्ट शैल बी फॉरवर्डेड एनुअली बाय द अथॉरिटी टू दी किसको सर, सीजी। और टाइमली आप लोग सीजी को ये रिपोर्ट और प्लस आपके ऑडिटेड अकाउंट्स दोनों ही क्या करेंगे, सबमिट करवाएंगे। नेक्स्ट इज एन एनुअल रिपोर्ट ऑफ, और एक अलग से, ये तो था आपका फाइनेंशियल मैटर, ये तो अभी तक आपका क्या था, फाइनेंशियल मैटर, रिकॉर्ड्स मेंटेन करे, अकाउंट्स बनाए और उनका नेक्स्ट आगे क्या करवाया, ऑडिट। ऑडिटेड रिपोर्ट प्लस एज वेल एज ऑडिटेड अकाउंट्स सबमिट करवा दिए टू द सीजी, डन। अब एक एक्स्ट्रा वर्ड आया, एक एक्स्ट्रा फॉर्मेलिटी आई, क्या चीज सर, आपको क्या बनानी है, एक एनुअल रिपोर्ट। व्हाट डू यू मीन बाय एनुअल रिपोर्ट, पूरे साल में, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंट्स ये चीज डिपेक्ट कभी नहीं करते कि पूरे साल की वर्किंग क्या थी, वो तो फाइनेंशियल मैटर बताएगा पूरे साल में कौन कौन सा पैसा कहां से आया, कौन कौन सा पैसा किसको दिया, एंड क्या क्या आपकी एनुअल वर्किंग रही, उसकी एक एनुअल रिपोर्ट बनाकर आपको क्या करनी पड़ेगी, सबमिट करनी पड़ेगी। हमें क्या पता 24/7 आप क्या कर रहे हो, 365 डेज आप क्या कर रहे हो, आप एक एनुअल रिपोर्ट बनाओ कि सर नॉर्मली पूरे साल में आपकी वर्किंग क्या रही, क्या क्या एक्टिविटीज आप लोगों ने, लेटेस्ट एक्टिविटीज, क्या क्या एक्टिविटीज आप लोगों ने करी। फॉर एग्जांपल आप कह रहे हो हमने यूटिलाइजेशन करी, किसके लिए, एजुकेटिंग द इन्वेस्टर्स, इतना पैसा लग गया, इतना पैसा लग गया, वो तो मुझे बैलेंस शीट से दिख रहा है, वो तो आपने खर्चा डाला हुआ है, फायदा क्या हुआ, कहां खर्च करा, क्या एजुकेशन में क्या स्टेप लिए आपने उनकी प्रोटेक्शन के लिए, दैट इज गिवन अंडर किसमें, एनुअल रिपोर्ट। एक प्रॉपर लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज बनाओ, क्या क्या आपकी वर्किंग रही, दैट इज एनुअल रिपोर्ट। पढ़िए, द अथॉरिटी शैल प्रिपेयर, हाँ The जी, authority shall prepare an annual report. हाँ जी, The annual report shall give a full account of its activities. ऑफ इट्स, इसको साइड पे लिख ले, पूरे साल में क्या वर्किंग रही, पूरे साल में क्या वर्किंग रही, उसकी एनुअल रिपोर्ट, पूरे साल में क्या वर्किंग रही, उसकी एनुअल रिपोर्ट। मतलब क्रक्स निकालो सर डे वन से, अपने लोगों में मतलब पढ़ने का, और एक नॉर्मल +1 +2 या जो सीए फाउंडेशन लेवल तक जो आपने चलो अच्छा पढ़ा, अब बहुत ज्यादा चीजें हमें क्या करनी पड़ेंगी, चेंज करनी पड़ेगी। मतलब सर हार्ड वर्क नहीं चाहिए अपने को, वो तो जो पर्सन इस रूम में बैठा है वो उसको वेरी क्लियर है, हार्ड वर्क तो है बट हार्ड वर्क से रिजल्ट नहीं मिलती, हार्ड वर्क को कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू स्मार्ट, क्लियर। और वो स्मार्टनेस कैसे आएगी, जो चीज पढ़ाई गई साथ के साथ क्रक्स निकाल अपनी लैंग्वेज में लिख दे। सर हिंदी लैंग्वेज यूज करना, पंजाबी लैंग्वेज यूज करना, या वट जिसमें आप अपना कंफर्ट फील करते हैं, कोई बुराई नहीं है। शायद अपने को लगता होगा अल्टीमेटली लिखा तो हुआ, समझ तो आ रहा, तो लिख तो सही अपनी लैंग्वेज में, एक बार लिख तो सही उसको। नेक्स्ट टाइम वही पेज जब उठाओगे तो इंग्लिश से पहले क्या पड़ेगा, अपनी लैंग्वेज, और वो तुझे 1 मिनट से पहले भी क्या आ जाएगी, याद आ जाएगी, इस पूरे पैराग्राफ में ये पॉइंट हो गए ना टाइम से, कहाँ उसको दोबारा पढ़ेंगे। ये अंडरलाइन करना, राउंड करना, ये सारी चीजें आप लोगों की स्मार्ट वर्क में काम करती हैं कि नेक्स्ट टाइम जब पेज ये देखा जाए तो ये पेज आपको ये देखते साथ लगे, हाँ सर इसमें ये पॉइंट था, इसमें ये पॉइंट था। यही चीज हमें बार बार क्या करनी है, रिवाइज। जब ये डे बाय डे आपके माइंड में बैठनी शुरू हो जाएंगी वोकेबलरी, डन हो गई सर। बट स्टेप वन ऑलवेज ऑलवेज मेक इट इजी, अपनी लैंग्वेज, अपनी कंफर्ट लैंग्वेज में आ जा, बिल्कुल डाउन टू डाउन क्या कह रहा है उसको हिंदी में एक्सप्लेन कर, अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर, यहां पे ये पॉइंट है। जब इतना क्लियर होकर चलोगे ना, आपका कॉन्सेप्ट कभी भी गलत नहीं जाएगा। हम तो न्यूमेरिकल्स में भी क्या लिखवाते हैं, कॉन्सेप्ट लिखवाते हैं कि वहां पे लिख तूने ये स्टेप क्यों करा, यहां पे ये चीज गिवन थी तो मैंने ये करा। अब ये चीजें यही आपके नोट्स मेकिंग का क्या बनते हैं, पार्ट बनते हैं। तो आपको डे वन से वही समझाया जाएगा। जैसे ही मतलब अपनी क्लासेस रेगुलर मोड पे जाएंगी, सिलेबस अपना ओके चलेगा स्टार्ट टू स्टार्ट, आपको पहले ही कि अपनी तैयारी ऐसे रहेगी। ये नहीं कि लास्ट में जाके आप सिलेक्ट करें, डे वन से मैटर हमारा क्या हो रहा है, सिलेक्ट हो रहा है। मुझे पता है कि मुझे पेपर से पहले क्या पढ़ना है। नहीं तो अदरवाइज बहुत बच्चे तो पेपर से पहले यही फाइंड आउट कर रहे होते हैं कि कहां से पढ़ूं,
क्यों? 4 तरह की बुक्स पकड़ रखी, इसको पढ़ूं, आई से मॉड्यूल पढ़ूं, ये पढ़ूं, क्या नहीं, मैटर मेरा ऑलरेडी क्या है, सिलेक्टेड, मैंने ये पढ़ना है, इसी को पढ़ना है, 1.5 दिन मेरे पास है पेपर से पहले, पूरी कवरेज 1 to 1। अब लास्ट बैच, अभी कल परसों की बात है, एक स्टूडेंट जो ड्रॉप आउट्स में थे, कहते सर पेपर से पहले तो एक समरी बुक में से ही पढ़ा जाएगा 1.5 दिन में। हमने तो कभी ऐसा रेफर नहीं करा, हमने तो कभी ऐसा कहा ही नहीं। डे 1 से बच्चों को एक ही बुक दिलवाई है, एंड वही बुक स्टार्टिंग से लेके एंड तक बार 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 इतनी बार रिवाइज कर दी कि आपको कॉन्टिन्यूटी में ही क्या मिलेगा सर, लेक्चर मिलेगा, प्लस आप उतनी बार उसको बैक टू बैक क्या कर पाएंगे, रिवाइज कर पाएंगे। अब यार एक ही चैप्टर, सिंपल सी बात, इतनी श्योरिटी दे रहा हूं कि चलो आज का लेक्चर है, कल का लेक्चर एक और हमारा जो होगा, तुम चैप्टर 8 दोबारा खोल के देख लेना, शायद हाफ एन आवर भी नहीं लगाओगे, इसमें ये इसमें ये इसमें इसमें बस। और आप कह रहे हैं यहाँ पे 2-2 घंटे लग रहे हैं पढ़ने के लिए, कुछ भी नहीं लग रहा सर। क्यों? आप पहले उस पर मेहनत कर चुके हैं, मैं उस पर मेहनत ऑलरेडी 5 घंटे करवा चुका, वो चीज अपनी वर्कआउट करनी चाहिए। क्लियर? सो नेक्स्ट इज द कॉपी ऑफ एनुअल रिपोर्ट। यस प्लीज। A copy of annual report shall be forwarded by the authority to central government. नेचुरली एनुअल रिपोर्ट है, ऑडिटेड अकाउंट्स भी तो भेजे थे साथ में, इसकी भी एक कॉपी एनुअल रिपोर्ट की, वो उनको भी तो पता लगे हमारा जो फंड यहाँ पे बनाया गया था, जिसको एडमिनिस्टर कौन कर रहा था, अथॉरिटी, वो कर क्या रहे, क्या क्या पूरे साल में उनकी एक्टिविटीज हैं, उनको भी तो पता लगना चाहिए ना। वो कहां से पता लगेगा सर? वो सिर्फ रिपोर्ट या रिकॉर्ड्स या अकाउंट्स मत भेजना, साथ में एनुअल रिपोर्ट भी भेजना, ताकि अगलों को पता लगे हमने सर यहाँ पे पूरा साल में क्या वर्किंग करी। क्लियर? एंड द एनुअल रिपोर्ट एंड द ऑडिट रिपोर्ट शैल बी लेड बिफोर ईच हाउस ऑफ, एंड सर देयर आर 2 हाउसेस, लोकसभा एंड राज्यसभा, दोनों हाउसेस में इसके ऊपर प्रॉपर क्या रखी जाएगी सर, सेशन कंडक्ट होगा, इनकी परफॉर्मेंस अप्रेजल होगा, क्या ये फंड सही कर रहे हैं, या इनकी जो अथॉरिटी है, इवन सर उनके डेजिग्नेशन की भी क्या करवाई जाएगी, अप्रेजल करवाई जाएगी। हो सकता है चेयरपर्सन सही ना हो सकता है सीईओ प्रॉपरली काम ना कर रहा हो, क्यों? उनकी एनुअल वर्किंग से, उनके अकाउंट से उनकी भी पोजीशन क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट इज, आगे आता है जी सेक्शन 126, वर्ड पढ़िए क्या लिखा हुआ है, डिविडेंड एटसेट्रा, साथ में जो उसके है एटसेट्रा टू बी हेल्ड इन, वर्ड क्या लिखा हुआ है, अबियांस मतलब होल्ड, अबियांस का मतलब टू कीप होल्ड, सर रोक लो, होल्ड कर लो। मैं कैसा रोकने का पॉइंट क्यों बनता है, आपने तो कहा था 30 डेज के अंदर पेमेंट क्या कर दो, क्लियर कर दो, और आपको तो पे करना पड़ेगा। सुनो तो सही, 126 का कारण है, मैं किसी वजह से कह रहा हूं कि ऐसे जो डिविडेंड हैं, ऐसे जो शेयर्स हैं जिनके ऊपर डिविडेंड क्या हो चुका, डिक्लेयर हो चुका, सर इनका डिविडेंड एक बार के लिए रोक लो, इनको सेक्शन खुद कह रहा है इन अबियांस होल्ड कर लीजिए। क्यों? पढ़िए, पहली बात, ये सेक्शन अप्लाई ही कहां पे हो, मेन पॉइंट सर, सेक्शन 126 अप्लाइज वेयर वर्ड पढ़िए क्या लिखा हुआ है, अ ट्रांसफर डीड, अ ट्रांसफर डीड इज डिलीवर्ड टू, किसको, फॉर, किस पर्पस के लिए, मतलब एक शेयर होल्डर ने अपने शेयर्स क्या करने हैं, ट्रांसफर, किसको करने हैं, किसी दूसरे को। द वर्ड कॉल्ड एज, दो पार्टीज होती हैं, वन इज ट्रांसफरर एंड सेकंड पार्टी इज ट्रांसफर, मतलब तुम्हारा आपस में डील हो चुका, तुम्हारे बीच में एक क्या बनाई गई होगी, डीड, एंड सर फॉर्मेलिटी के मुताबिक ये ट्रांसफर डीड किसको जाती है, कंपनी को, कंपनी वो सारा सिस्टम चेकआउट करने के बाद शेयर्स को क्या कर देती है, ट्रांसफर, एंड ट्रांसफर करने के बाद, क्लियर, एंड ट्रांसफर करने के बाद अल्टीमेटली वो न्यू पर्सन कौन हुआ, द ट्रांसफरिंग, न्यू पर्सन के नाम पे वो शेयर क्या हो जाते हैं, ट्रांसफर। सर अगर नॉर्मल सीन होता फिर तो कोई दिक्कत नहीं थी, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट द पॉइंट इज इधर से डिविडेंड डिक्लेयर हो चुका, इधर से डिविडेंड डिक्लेयर हो चुका, अब मेरी किताबों में तो नाम किसका चल रहा होगा, पुराने वाले का, मेरी किताबों में शेयर होल्डर कौन होगा, पुराने वाला, इतने में तुमने अपने शेयर नेक्स्ट आगे क्या कर दिए, ट्रांसफर, क्या बना ली, ट्रांसफर डीड, किसको सबमिट करवा दी, कंपनी को, और कंपनी पे ट्रांसफर ऑफ सच शेयर इज क्या लिखा हुआ है, नॉट रजिस्टर्ड बाय द कंपनी, मतलब अभी वो ट्रांसफर आपका क्या चल रहा है,
सर ऐसे शेयर्स के ऊपर जो डिविडेंड, ऐसे शेयर्स के ऊपर जो क्या है डिविडेंड है, उनको रोक लो। क्यों? मैटर अभी सॉर्ट आउट नहीं हुआ कि पुराने को दें या नए को दें, क्योंकि मेरे पास ट्रांसफर डीड उनकी आ चुकी है। ये मुझे पता है, ये मुझे पता है कि वो पर्सन अपने शेयर क्या कर चुका, ट्रांसफर। किसको? बायर को। बट बायर को अभी ट्रांसफर नहीं हुए, क्योंकि उसकी डीड किसके पास पड़ी है, मेरे पास। जब तक मैं यस नहीं करूंगा तब तक उसके पास जाएंगे। और सर अब मैं क्या करूं बता, वो तो आपस में डीड बना चुके, मेरे पास सबमिट कर चुके, मेरी ओर से क्या चल रही है, पेंडिंग। तो मैंने उन शेयर्स पे डिविडेंड क्या कर लिया, होल्ड, होल्ड कर लिया। क्योंकि अब देखो क्लियर नहीं है कि ऑनर पुराने वाले को दूं या नए वाले, ये आपस में तय कर ले, मुझे बता दे, मैं उसको दे दूंगा, वो अलग बात है, पर मैं नहीं दूंगा, मैं अपने आप नहीं दूंगा। समझे ना पॉइंट? क्योंकि मेरे पास उनका क्या पड़ा है, ट्रांसफर डीड, कि भाई तुम अपना सेटल कर लो कि पुराने वाले को डिविडेंड देना है या किसको देना है। क्योंकि मेरे मुताबिक, मेरे रिकॉर्ड्स के मुताबिक ऑनर कौन था, पुराने वाला। तो आप आपस में तुम चेक कर लो एक बार, क्योंकि 126 में लिखा हुआ है कि अगर कोई ऐसा केस आपके पास आता है कि कंपनी डिविडेंड क्या कर चुकी है, डिक्लेयर, बट इन द मीन वाइल वो शेयर्स किसी नेक्स्ट आगे पर्सन को क्या हो चुके हैं, ट्रांसफर, एंड उनकी ट्रांसफर डीड, उनकी ट्रांसफर डीड इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट वो किसके पास पड़ा है, कंपनी के पास, एंड कंपनी ने अभी वो रजिस्टर्ड नहीं की। तो ऐसे शेयर्स के ऊपर डिविडेंड देंगे, मुकर नहीं रहा, देंगे, बट रोक ले, इनको क्लियर कर लेने दे किसको देना है, आप उसको देते। क्लियर? वैसे तो हक किसका बनता है जी, ओल्ड वाले का। क्लियर? अब इनकी आपस में क्या सेटलमेंट है, क्या रजामंदी है, मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे पास वो डॉक्यूमेंट क्या पड़ा है जी, पेंडिंग पर। तो मैं नहीं चाहता कोई गलत स्टेप हो। 126 ने क्या कहा, इनके राइट्स, इनके जो भी डिविडेंड एंड ऑल हैं, सब कुछ क्या कर लीजिए, होल्ड कर लीजिए। मैंने वर्ड बोला डिविडेंड एटसेट्रा, एटसेट्रा का मतलब क्या हुआ, लाइक बोनस, लाइक राइट्स, कुछ भी ऑप्शंस, कुछ भी बेनिफिट। कल का आपने वर्ड नहीं पढ़ा, रिजल्टिंग बेनिफिट्स, जो भी रिजल्टिंग बेनिफिट्स होंगे सब पे क्या लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क, रुक जा। क्लियर? पढ़िए। यस, इफेक्ट क्या होगा जी, पढ़िए सर। डिविडेंड, dividend in relation to such shares shall be transferred to the unpaid dividend account. पहला पॉइंट, क्यों मैंने खुद कहा रोकने के, इनको इस पैसे को उठाओ, इस पैसे को उठाओ, कहां पे डाल दो, अनपेड डिविडेंड। क्योंकि रुक जा सर, अभी हमें क्लियर नहीं है कि किसको देना है किसको नहीं। सर हाउ एवर, अब इसकी पॉइंट आ गई एक्सेप्शन, हाउ एवर द डिविडेंड, वर्ड क्या लिखा हुआ है, शैल नॉट बी ट्रांसफर्ड, शैल नॉट बी ट्रांसफर्ड टू, कहां पे, अनपेड डिविडेंड अकाउंट, बट शैल बी पेड टू द, पेड टू द किसको, ट्रांसफरी कौन था, न्यू बायर, द बायर, जिसने खरीदे। कहता सर ये क्या मतलब हुआ, हक तो किसका बनता था, ट्रांसफर, जिसके वो शेयर्स थे। सुन तो सही, मैं क्या बोल रहा हूं कि ट्रांसफर को दे दे, ऐसा देने को किसने कहा, इफ द रजिस्टर्ड शेयर होल्डर हैज, वर्ड क्या लिखा हुआ है, ऑथराइज द कंपनी टू पे द डिविडेंड टू द, इन द मीन वाइल मुझे ट्रांसफर की कॉल आई या इंटीमेशन आई, कहते सर इन शेयर्स पे जो भी डिविडेंड है ना, जो भी डिविडेंड है वो आप किसको दे दो, ट्रांसफरी को दे दो। मैं क्या दे दूं, कहते हाँ सर दे दो, हमारा आपस में जो भी था सॉर्ट आउट हो चुका, डन सर, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको अनपेड डिविडेंड अकाउंट में जाने की जरूरत नहीं है, जो भी नया पर्सन है, नए पर्सन के अकाउंट में क्या कर दो, शिफ्ट कर दो। क्लियर? पर मैंने पूछ कर करा, ऑथराइजेशन लेकर करा। अगर मान लो कंपनी को ये तुम्हारा रजिस्टर्ड शेयर होल्डर क्या ना करता, ऑथराइज ना करता, और कंपनी ने उन शेयर्स पे डिविडेंड किसको दे दिया, ट्रांसफरी को, नए पर्सन को, डिफॉल्ट, डिफॉल्ट सर आपने क्या करा, गलत करा, और आपके ऊपर पनिशमेंट्स वगैरह क्या होंगी, एप्लीकेबल होंगी। तुझे ऑथराइज किसने करा? वैसे भी सेक्शन 123 दोबारा जाके पढ़ो, डिविडेंड पे किसको होता है, रजिस्टर्ड शेयर। तेरे रजिस्टर में आज भी किसका नाम था, पुराने वाले। क्यों? ट्रांसफर डीड क्या नहीं हुई थी, रजिस्टर्ड नहीं। और जिस दिन रजिस्टर्ड होगी, नए वाले का नाम तो उस दिन रजिस्टर में आएगा, पहले किसका नाम चल रहा है, पुराने वाले का। देना किसको था, पुराने वाले को, तो आपने नए वाले को क्यों दिया? या तो सर ऑथराइजेशन होती, अगला खुद कहता, रजिस्टर्ड शेयर होल्डर खुद कहता कि ये जो मेरा डिविडेंड है, जो भी मेरा पॉइंट बनता है, ये सारा का सारा किसको दे दिया जाए, न्यू ट्रांसफरी को दे दिया जाए, मुझे कोई इशू। डन सर, ऑथराइजेशन है, अगले दिन ही पैसा डिपॉजिट, खत्म।
क्लियर? देन सर आपको कोई अनपेड डिविडेंड अकाउंट में जाने की जरूरत नहीं है, बट जब तक ये मामला सुलटता नहीं है, नहीं तो, और उधर से ऑथराइजेशन वो नहीं दे रहा, जितना डिविडेंड ऐसे शेयर्स पे है सारा डिविडेंड उठाओ एक बार के लिए, कहां पे डाल दो? अनपेड डिविडेंड अकाउंट। क्लियर? नेक्स्ट इज एंड सर एटसेट्रा का मीनिंग क्या हुआ? एनी ऑफर ऑफ, पढ़िए वर्ड, राइट शेयर्स, और वर्ड क्या लिखा हुआ है? बोनस शेयर्स मेड बाय द कंपनी शैल रिमेन, वो तो मैंने सर फिर इसको वर्ड अपन लिख सकते हैं ना, रिजल्टिंग, एनी रिजल्टिंग बेनिफिट्स, एनी रिजल्टिंग बेनिफिट्स। एनी रिजल्टिंग बेनिफिट्स में इक्विटी वालों को आता ही क्या है? या तो राइट इशू, या दूसरा क्या आता है? बोनस इशू। तो कल को जो भी ऐसी ऑफर्स होंगी ये भी कहां पे रखी जाएंगी सर? ये भी अबियांस में रखी जाएंगी, होल्ड पे रखी जाएंगी, जब तक ये मैटर सॉर्ट आउट नहीं हो। अगला ऑथराइज कर दे, हमें क्या दिक्कत? क्लियर है पॉइंट? चलिए अच्छा, ओवरराइडिंग इफेक्ट क्या हुआ? ओवरराइडिंग इफेक्ट का मतलब बाकी तेरे लॉ में जो मर्जी लिखो। क्लियर? बाकी तेरे लॉ में जो मर्जी लिखा हो, इस सेक्शन का 126 का बाकी सेक्शंस पे क्या है? ओवरराइडिंग इफेक्ट चलेगा, ये चलेगा ये, नहीं तो वो डिफॉल्ट में नहीं आ जाएगा कि तुमने डिविडेंड दिया नहीं। मैं कहा सर जाके चेक तो कर लो, 126 में लिखा हुआ है कि अगर ये ट्रांसफर वाला सीन है, ट्रांसफर डीड आपके पास आ चुकी है और कंपनी ने अभी ट्रांसफर डीड को क्या नहीं करा? रजिस्टर्ड नहीं करा, कायदे से उन शेयर्स पे मैं डिविडेंड रोक सकता हूं। क्लियर? पढ़िए, सेक्शन 126 शैल अप्लाई नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन, इसको हम क्या लिखते होते हैं वर्ड? बाकी लॉ में जो भी लिखा हो। क्लियर? क्लियर? किसी लॉ में, बाकी लॉ में जो मर्जी लिखा हो, 126 शैल अप्लाई लगेगा तो ये सर। क्लियर? इन एनी अदर प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, और ये इशारा किसकी ओर कर रहा है? ये इशारा कर रहा है 127, क्योंकि 127 क्या वर्ड बोलता है? पहला वर्ड पढ़िए क्या लिखा हुआ है? किस बात की फेलियर? टू डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड्स विदिन, विदिन कितने दिन में? एक बात बता, जो मैं ये चीज आपको पहले बता चुका था कि 30 दिन के अंदर, 30 दिन कहां से? डेट ऑफ डेक्लेरेशन, डेट ऑफ डेक्लेरेशन से 30 दिन के अंदर अंदर आपको ये डिविडेंड पे करना होगा, यही कहा गया। क्या ये 123 ने कहा था या 124 ने कहा था? ये पहली बार टर्म तुमने कहां सुनी थी? 124 की स्टार्टिंग लाइन। सर 124 ने नहीं, वो चीज कहां लिखी गई है? 127, क्योंकि 127 आपको क्या देता है? टाइम लिमिट। किस बात की टाइम लिमिट? टाइम लिमिट फॉर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। पढ़िए, द डिविडेंड शैल बी, हाँ जी, The dividend shall be paid, that is, dividend warrant shall be posted हाँ, within. इसको लिखो पर, इसको लाइन ऊपर लगे, अगर डिविडेंड वारंट दे रहे हैं, अगर डिविडेंड वारंट दे रहे हैं तो 30 डेज में पोस्ट हो जाने चाहिए, 30 डेज में पोस्ट हो जाने चाहिए। कहीं पता लगे ये तो जी डिविडेंड वारंट थे, कोई नहीं इसको आराम से दे देंगे, ना ना ना, पेड मतलब या तो पैसे, या अगर वारंट है तो टाइमली उसको 30 डेज के अंदर क्या करो? पोस्ट करो, काम खत्म करो। क्लियर सर? 30 डेज, विद इन 30 डेज फ्रॉम दी डेट ऑफ इट्स डेक्लेरेशन, वही स्टार्टिंग पॉइंट, डेट ऑफ डेक्लेरेशन से 30 डेज के अंदर मामला खत्म। ओके सर, व्हाट इज द पनिशमेंट फॉर डिफॉल्ट? बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, इसके ऊपर एमसीक्यू भी आ चुका, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ चुका। क्लियर? पनिशमेंट फॉर डिफॉल्ट क्या है? अब दो सुनो जी, डिफॉल्ट किसने करा? कंपनी। पर कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी तो कौन है? आर्टिफिशियल पर्सन। बट कंपनी की मैनेजमेंट किसके हैंड्स में होती है? तो डिफॉल्ट किसने करा? डायरेक्टर। क्लियर? तो अल्टीमेटली आप पूरा लॉ पढ़ते हैं, कंपनी लॉ पहले भी हल्का सा आपने पढ़ा हुआ है, सब जगह अगर तुझे पेनल्टी मिलेगी तो पेनल्टी दो अलग अलग मिलेंगी। वन इज ऑन कंपनी एंड सेकंड इज ऑन डायरेक्टर। डायरेक्टर या कभी कभी वर्ड मिलेगा ऑफिसर इन डिफॉल्ट, एक्चुअली ऑफिसर इन डिफॉल्ट होते तो कौन है? डायरेक्टर जी हैं। क्लियर? पढ़िए, पनिशमेंट फॉर, वर्ड क्या लिखा हुआ है? एवरी डायरेक्टर, मैं तो सबको लायबल करूं, हु इज क्या है? नोइंगली अ पार्टी, जिसको ये बात पता, हु इज नोइंगली अ पार्टी टू दी, क्या लिखा हुआ है? डिफॉल्ट। पहला इंप्रिजनमेंट सर, बड़ी स्ट्रिक्ट प्रोविजन है अपने आप में, क्योंकि वर्ड देख साथ में क्या लिखा हुआ है? एंड का मतलब क्या हुआ? प्लस।
जेल भी होगी, फाइन भी लगेगा। क्यों? हम नहीं चाहते किसी का रिवॉर्ड रोका जाए। एंड जब टाइम लिमिट आपको दिया गया, हमने कहा था डिविडेंड बांटने के लिए, तुम लोगों ने कहा, तुम्हारे बोर्ड ने क्या करा, रिकमेंड करा, तुम्हारे मेंबर्स ने क्या करा, डिक्लेयर करा। अब तो ये क्या बन चुका है, एक ऑब्लिगेशन बन चुका। अब तो टाइमली क्या हो जाना चाहिए, पे हो जाना चाहिए। अगर पे नहीं हुआ तो ध्यान रखना, कोई भी डायरेक्टर जो हु इज नोइंगली क्या होगा, पार्टी टू द डिफॉल्ट, जो भी उस डिफॉल्ट में पकड़ा गया, इसकी वजह से या इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी डिविडेंड को क्लियर करवाना, वट एवर वे सर, इंप्रिजनमेंट मैक्सिमम। मैक्सिमम कितनी सर? अच्छा मैक्सिमम है, मिनिमम थोड़ी है। मन करे सर 1 महीना, 10 दिन, 15 दिन, 6 महीने, 1 साल, दैट इज ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट। कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पे ये डिपेंड करेगा वो, बट 2 साल से ऊपर सजा नहीं। एंड फाइन, कितना फाइन सर? मिनिमम, मिनिमम 1000, क्या लिखा हुआ है, पर डे, पर डे। अगर 30 दिन से बात ऊपर गई, तुमने पैसा नहीं दिया, तो अल्टीमेटली सर वो डिफॉल्ट क्या होगा, काउंट। क्लियर सर? 1000 पर डे फॉर ईच डे ऑफ, क्या लिखा हुआ है, जितने दिन का डिफॉल्ट होगा, अल्टीमेटली इन 1000 रुपीज क्या करते जाइए, मल्टीप्लाई करते जाइए। एंड वो पेमेंट आपको क्या करवानी पड़ेगी, एज अ फाइन देनी पड़ेगी। क्लियर? अच्छा, पनिशमेंट फॉर कंपनी, ये ध्यान से रखना। अब कंपनी पे इंप्रिजनमेंट तो पॉसिबल ही नहीं है। कंपनी तो अपने आप में क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन है। कंपनी पे तो फाइन वगैरह लग सकता है। तो फाइन के तौर पे इन्होंने क्या लगाया, पे, वर्ड क्या लिखा हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट, बट यहाँ पे रेट कितना है सर, 18% पर एनम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी पे एमसीक्यू निकल कर आया एक बार स्पेशली, क्या सिर्फ पनिशमेंट फॉर द कंपनी निकाल के। अब जिसको, किसी को क्लिक कर गया माइंड में कि 1000 पर डे वाला कुछ था, 1000 पर डे तो किस पे था, डायरेक्टर पे था। कंपनी पे तो सिर्फ इंटरेस्ट का पनिशमेंट है, कितना, 18%। तो पहला पॉइंट उसने पूछा क्या था, पनिशमेंट फॉर कंपनी। पहला पॉइंट, कंपनी पे तो लगता ही क्या है, इंटरेस्ट, वो भी किस रेट से, 18%। सर जितने दिन डिले करो, जितने दिन डिले करोगे, अकॉर्डिंग टू दैट 18% पर एनम के हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे आउट करना पड़ेगा। दैट इज द पनिशमेंट ऑन कंपनी। एमसीक्यू में वन ऑफ द, आई थिंक सो, एक अटेम्प्ट पहले ही ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया। समझे पॉइंट, ये चीज। चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट इस सेक्शन की जो बात है, दैट इज एक्सेप्शंस। अच्छा, एक्सेप्शंस का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर डिफॉल्ट नहीं होगा, ये डिफॉल्ट नहीं माने जाएंगे। वैसे तो ऊपर आपको ब्रॉडरली वर्ड क्या कह दिया गया कि अगर 30 दिन के अंदर आपने पेमेंट नहीं करी तो वो क्या माना जाएगा, डिफॉल्ट। एंड पनिशमेंट्स आपको नीचे डायरेक्टर के ऊपर और कंपनी के ऊपर क्या थी, एप्लीकेबल थी। नाउ द वर्ड इज, वर्ड पर क्या लिखा हुआ है, एक्सेप्शंस। एक्सेप्शन मींस नो डिफॉल्ट, कि अगर ये वाले सिनारियोज हुए, अगर ये वाली सिचुएशंस हुई, तो वो अपने आप में डिफॉल्ट नहीं माना जाएगा, एज पर सेक्शन किसके मुताबिक, 127। क्लियर? पढ़ी पहला, और सारे के सारे पॉइंट जेन्युइन। पहला, वेयर डिविडेंड कुड नॉट बी पेड, कुड नॉट बी, मैं तो देने को राजी था बट पे नहीं किया जा सकता था, किसके कारण, बाय द रीजन ऑफ दी, वर्ड क्या लिखा हुआ है, ऑपरेशन ऑफ एनी लॉ। लाइक मान लो कोई डेथ का सीन है, कोई इनकेपेसिटी का सीन है, कोई इंसॉल्वेंसी का सीन है। इन दैट केस सर, जब तक कोर्ट उस चीज को क्लियर नहीं करती, तब तक कोई डिविडेंड वगैरह पे आउट नहीं होगा, क्योंकि बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ उसके ऊपर क्या लग गई, रिस्ट्रिक्शन। रुक जाओ, और आप मेरे पे कह रहे हो कि तूने डिविडेंड पे नहीं करा। मैं कहा मैंने जानबूझ के थोड़ी नहीं करा। वर्ड तो पढ़, क्या लिखा, कुड नॉट बी, हो ही नहीं सकता था। क्यों? वो भी रीजन क्या था, ऑपरेशन ऑफ लॉ। लॉ का कोई कारण था, मोस्टली एग्जांपल में इनकेपेसिटी, मेंबर जो आपका शेयर होल्डर था वो इनकेपेबल हो गया ऑफ रिसीविंग समथिंग, या इंसॉल्वेंसी का सीन हो गया। इन दैट केस जब तक मुझे कोई नेक्स्ट आगे ऑर्डर नहीं मिलता, ये पैसा मेरे पास पड़ा रहेगा, और डिफॉल्ट भी नहीं माना जाए। नंबर 2, वेयर अ शेयर होल्डर, हाँ जी, where a shareholder has given directions to the company regarding payment of dividends, but those directions, पहला पॉइंट, वेयर अ शेयर होल्डर, क्या मतलब, जहां पे शेयर होल्डर ने कंपनी को कुछ क्या दी थी, डायरेक्शंस, लाइक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस। किस बात की, मुझे जब डिविडेंड दिया जाए तो इस वे से दिया जाए, मेरे फलाने अकाउंट में दिया जाए, मुझे इस तरह से पे किया जाए, या मान लो कैश पे किया जाए, वट कुछ भी स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस आपने क्या करी, वहां पे प्रोवाइड करी। बट बट
दोज डायरेक्शंस कैन नॉट बी, वो डायरेक्शन हमारे अकॉर्डिंग कंप्लाई नहीं हो सकती थी, बट दोज डायरेक्शंस कैन नॉट बी नहीं हो सकती थी। अब रोज नए नए शेयर होल्डर उठ के आते हैं, अपनी अपनी डिमांडें रखते हैं, हमें जी डिविडेंड ऐसे दे दो, हमें जी डिविडेंड वैसे दे दो, हमारे उस अकाउंट में दे दो। मैं कहा सर ऐसे नहीं, हमारा एक सिस्टम है जी, आप एक चीज बता दीजिए, जैसा होगा हम वैसा ही करेंगे, बट जिस तरह की डायरेक्शंस आप हमें दे रहे हैं दैट विल नॉट बी कंप्लाइड, वो कंप्लाई नहीं हो सकती, हम उसके अकॉर्डिंग नहीं चल सकते। और बकायदा ये बात मैंने तुझे बताई थी कि जो तुमने डायरेक्शन मुझे दी हैं ये मैं पूरी नहीं कर सकती। एक तो होता है कि मान लो तुमने बता दिया, मैंने कंप्लाई नहीं करा, या कंप्लाई नहीं हो सकती थी, पर मैंने तुम्हें क्या नहीं करा, इंटीमेट, मैंने तुम्हें बताया नहीं कि तेरी डायरेक्शंस कंप्लाई नहीं हो सकती, फिर वो क्या माना जाएगा, डिफॉल्ट। लाइन दोबारा पढ़ो पेड़ पूरी। वेयर अ शेयर होल्डर हैज गिवन डायरेक्शंस टू द कंपनी रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ डिविडेंड, बट दोज डायरेक्शंस कैन नॉट बी एंड द सेम हैज बीन, क्या लिखा हुआ है, इसको साइड पे लिख, कम्युनिकेट करना जरूरी है, अदरवाइज डिफॉल्ट हो जाएगा। बहुत बार क्या करती है कंपनी, चलो आप डायरेक्शन दे के चले गए, आपने स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दी, मैंने पढ़ लिया, मैं कहा ऐसे लिख दिया, ये तो हो ही नहीं सकता। तो मैं कहा अगर नहीं भी हो सकता था, कंपनी बता तो दे सामने वाले को कि सर जो डिमांड कर रहे हो ना, जिस तरह से आप डिविडेंड मांग रहे हो दैट इज नॉट पॉसिबल, हमारे लिए पॉसिबल नहीं। आपको मान लो सारे टोटल अल्टीमेट पेमेंट मांग रहे हैं, ये कहता मुझे डिविडेंड वारंट दो, मैं कहा सर वो पॉसिबल नहीं, आप भी किस में ले लो, कैश में ले लो, आप भी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट वगैरह जैसे करवानी है, जो अकाउंट में करानी है वो करवा लो। अब आपके लिए अलग से हम क्या बनाएंगे, डिविडेंड वारंट बनाएंगे। और ये बात मैंने उसी टाइम आपको क्या कर दी थी, कन्वे कर दी थी कि जिस डायरेक्शन से तुम पेमेंट ऑफ डिविडेंड मांग रहे हो वो डायरेक्शंस कैन नॉट बी कंप्लाइड विद, एंड द सेम हैज बीन कम्युनिकेटेड टू द शेयर होल्डर। बट अगर कम्युनिकेट नहीं करा, 127 अट्रैक्ट हुआ, 127 अट्रैक्ट हुआ तो तेरे पे पनिशमेंट, पनिशमेंट किस पे, डायरेक्टर पे एंड कंपनी पे। कंपनी पे 18% पर एनम, एंड डायरेक्टर पे मैक्सिमम इंप्रिजनमेंट 2 साल एंड फाइन मिनिमम 1000 पर डे से ले। और देख मैक्सिमम की लिमिट नहीं है, मैक्सिमम की लिमिट भी नहीं है, कोई नहीं तो करता जा डिफॉल्ट, इंटू 1000 इंटू 1000 इंटू 1000 पे करना पड़ेगा, तभी आप समझोगे ना, ये चीज है क्लियर। थर्ड पॉइंट, वेयर डिविडेंड इज, क्या लिखा हुआ है, बट वर्ड इज लॉफुल, गैर कानूनी नहीं, कानूनी। मैंने आपसे कुछ पैसे लेने थे और आपको इधर से पैसे देने, पहली बात, क्या ये लॉफुली कोई पैसा था जो आपने लेना था, एंड क्या ये पैसा जो आपने देना था वो तो लॉफुली है, डिविडेंड मैं तो जो बांट रहा हूं वो लॉफुली है। अगर वो पैसा, अगर वो पैसा कंपनी ने क्या कर लिया, लॉफुली एडजस्ट, लाइक इधर से मैंने 3 रुपए डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया इनटू शेयर एंड उधर से आपसे 3 रुपए की क्या मंगवानी थी, कॉल। ठीक है सर, पहली बात तो कॉल जो है अल्टीमेट, जो मैंने फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल जो भी शेयर्स के ऊपर पेंडिंग थी, क्या वो लॉफुली पैसा है, यस। जब आपने शेयर्स को सब्सक्राइब करा था, आपके और कंपनी के बीच में क्या बन गया था, बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट, एंड वो एक लॉफुल पैसा हो गया था, वो डेट हो गया था जो शेयर होल्डर ने किसको पे करना था, कंपनी। मैं कहा इधर से मैं 3 रुपए दूंगा, उधर से तुम 3 रुपए वापस करोगे, बेटर है मैं यही एडजस्ट कर लेता हूँ, मैं आपके डिविडेंड को क्या बना देता हूँ, क्या बना देता हूँ, वो कॉल में एडजस्ट कर देता हूँ। पर कल को ये मत कहना कि मैंने डिविडेंड नहीं दिया, डिविडेंड मैं दे रहा हूँ, खुद समझो ना, मैं 3 रुपए दूंगा, फिर तू वापस 3 रुपए मुझे भेजेगा, बेटर है ये पैसा मैं खुद ही एडजस्ट कर लेता हूँ। बट सर क्या मैंने कोई गैर कानूनी, क्या मैंने इलीगली कोई पैसा एडजस्ट करा, नो, आपसे वाकई में लॉफुली पैसा लेना था, लाइक कॉल्स इन एरियर्स, हो सकता है आपने पहले कोई पैसे ना दिए हो, वो लॉफुली पैसा था आपसे रिकवर करने वाला, इधर से जो पैसा क्या हुआ, डिक्लेयर हुआ, मैंने वो एडजस्ट कर लिया, दैट इज क्लियर। वेयर द डिविडेंड इज, हाँ जी, लॉफुली एडजस्टेड बाय द अगेंस्ट एनी सम ड्यू टू इट फ्रॉम दी, क्या लिखा हुआ है, शेयर। मतलब सर सिंपल वर्ड, अगर कंपनी ने आपसे
कोई लॉफुली पैसा लेना था और इधर से डिविडेंड उन्होंने देना था, तो वो आपस में क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, एंड दैट लॉफुल एडजस्टमेंट विल नॉट बी अ डिफॉल्ट एज पर सेक्शन 126, क्योंकि ये पॉइंट किसमें फॉल करता है, एक्सेप्शंस में। नेक्स्ट इज नंबर 4, पढ़िए जी। हाँ जी, वेयर देयर इज अ dispute regarding the right to receive the dividend. ऊपर वाला पॉइंट 126, जहां पे डिविडेंड को लेकर आप लोगों का क्या चल रहा है, डिस्प्यूट चल रहा है। यहाँ पे बच्चे नेचुरली जब आपसे लॉफुली कॉल किया जाएगा तो आप बताकर ही उसको क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे ना, क्लियर। और वैसे भी बिना बताए कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मेरी ओर से तो अमाउंट ड्यू थी ना आपसे लेने वाली, और इधर से मैं पे कर रहा था, तो मैंने उसको अपने बैकएंड से ही क्या कर दिया, एडजस्ट कर दिया। ये कंपनीज नॉर्मली कर लेती हैं, इसमें इंटीमेशन करवाना कोई जरूरी नहीं होता। ये तो नहीं है, मान लो इस समझदारी की इसमें आपको नहीं, पहले तो 3 रुपए दे, मैं बाद में 3 रुपए फिर दूंगा। इन दैट केस नेचुरली आपकी समझदारी भी क्या कहेगी कि बेटर है ना, वो तुमने लेना तो है। आपको खुद ही कह देते हैं, नेट ऑफ करके बता कुछ देना है मैंने, कहता नहीं सर 3 देने थे, 3 लेने थे, खत्म हो गया। आपा खुद ही कहते हैं कि उसको एडजस्ट कर लो सर, मेरे से पेमेंट दिलवाओगे, ठीक है ना, ना आने का सुख ना जाने का, बेटर की वही एडजस्ट कर ले भाई, क्लियर। नेक्स्ट इज, अच्छा डी पॉइंट कौन सा था, 126, या किसी भी तरह का कोई डिस्प्यूट अगर गोइंग ऑन है, देख वर्ड क्या है, जहां पे डिस्प्यूट किसका चल रहा है, डिस्प्यूट किसका चल रहा है, राइट टू रिसीव, मतलब कंफर्म नहीं है किसको मिले, पुराने वाले को या नए वाले, ये सॉर्ट आउट कर लें। इसको ना एग्जांपल के तौर पे लिखना, फॉर एग्जांपल में सेक्शन 126, जैसे 126 में आपने डिविडेंड कैप्टन किसमें करा था, एबियांस, सेम चीज, क्लियर। नेक्स्ट, वेयर द नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड इज नॉट ड्यू टू, क्या लिखा हुआ है, एनी डिफॉल्ट ऑफ द कंपनी, और ये एक ओपन क्लॉज आ गया, एक ओपन, वैसे पहले 4 में तो सिचुएशन ही गिवन थी, ये एक ओपन क्लॉज आ गया क्या। बाकी सर कहते कुल मिलाकर अगर उस डिविडेंड को ना देने में कंपनी का कोई डिफॉल्ट नहीं है, कंपनी की कोई नेग्लिजेंसी नहीं है, देन वो कंपनी के ऊपर डिफॉल्ट नहीं माना जाएगा, वो एक्सेप्शंस के अंदर ही क्या करेगा, फॉल करेगा। और ये 5 वर्ड्स अपने आप में ऐसे हैं, ये पूरी वेटेज रखते हैं किसी भी केस को निकालकर केस स्टडी बनाने में। नंबर 1 इज, सबसे पहले कारण क्या निकला, सबसे पहला कि डिविडेंड आपने जो पे आउट नहीं करा वो किसके कारण, ऑपरेशन ऑफ लॉ में एग्जांपल में आप लिख सकते हैं ट्रांसमिशन, इनकैपेसिटी और इंसॉल्वेंसी। एग्जांपल के तौर पे समटाइम्स काम आपको मिलेगी सर, लाइक इंसॉल्वेंसी के केस में तो क्या होगा, उसका ऑफिशियल असाइनी रिसीव करेगा ना, वो भी तब करेगा अगर कोर्ट उसको अपॉइंट करेगी, कोर्ट उसको पावर देगी, बट जब तक ये सॉर्ट आउट नहीं होता हम नहीं करेंगे, कि किसी ऑपरेशन ऑफ लॉ के कारण वो पॉसिबल नहीं था हमारे लिए पैसा देना। नंबर टू क्या था, हमारे पास शेयर होल्डर ने क्या करी थी, डायरेक्शंस प्रोवाइड करी थी, किस बात की, फॉर दी पेमेंट ऑफ डिविडेंड, कि मुझे इस तरह से डिविडेंड दिया जाए, बट दोज डायरेक्शंस, वो डायरेक्शंस क्या नहीं हो सकती थी, कंप्लाइड, दो डायरेक्शंस कैन नॉट बी कंप्लाइड with and the same has been communicated to the shareholder, the main point। तो पूरा केस बना देगा, सिर्फ लास्ट में वर्ड क्या लिखेगा कि कंपनी ने बस वो ना बताया नहीं कि आपकी डायरेक्शंस के साथ कंप्लाई नहीं कर सकते, गलत सर, डिफॉल्ट, क्योंकि बताना यहां पे क्या था, जरूरी, क्लियर। नंबर 3 पॉइंट क्या था सर, जहां पे डिविडेंड को क्या कर लिया गया, लॉफुली एडजस्ट, फॉर एग्जांपल अगेंस्ट कॉल मनी, एग्जांपल लिख ले, फॉर एग्जांपल अगेंस्ट कॉल मनी, कि आपका पैसा कॉल मनी के अगेंस्ट क्या कर लिया गया, एडजस्ट कर लिया गया, दैट इज द मेन, क्लियर। और भी काफी केसेस मिलेंगे जब आप क्वेश्चंस करेंगे, तो मेन चीज करिएगा जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, उनमें से इक्का दुक्का पॉइंट कोई ना कोई निकलेगा, कुछ ना कुछ मतलब आपको एक्स्ट्रा नॉलेज में पॉइंट आएगा, आपका काम क्या होगा, वो पॉइंट उठाकर अपनी नोटिंग में क्या कर लेना, ऐड कर लेना, चाहे अलग से नोट, या जहां पे वो सेक्शन चल रहा है उस सेक्शन में ही ऐड ऑन कर लेना कि मैंने ये चीज वहां पे देखी, समझे पॉइंट। तो ये अपना एक स्मार्ट वर्क तैयार। एंड द लास्ट नंबर 4 इज, जहां पे डिस्प्यूट चल रहा है किस बात का, राइट टू रिसीव, कि किसको दिया जाए, या फिर अल्टीमेट किसकी गलती नहीं है, कंपनी की कोई नेग्लिजेंसी नहीं है, कंपनी की कोई मिस्टेक नहीं है, कंपनी का कोई डिफॉल्ट, ठीक है सर, आप एक्सेप्शन में फॉल करेंगे, 127 आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, एंड किसी तरह की पनिशमेंट ना तो डायरेक्टर पे ना कंपनी, क्लियर। चलिए अब तेरे सामने
नीचे नवंबर 18 का ही क्वेश्चन है, सेल्फ देखिए सर, एक बार सेल्फ करिए एक बार, ये डेट्स को लेकर पॉइंट आएगा कि कब वो पैसा नेक्स्ट आगे ट्रांसफर हो जाना चाहिए था। देखिए सर, नो, कैग तो एक ही है। उसका कंट्रोलर है क्या, वो सारे ऑडिट रिपोर्ट वगैरह फाइल करता है, तो ऐसे अलग अलग जैसे पुलिस डिपार्टमेंट ऐसे रीजन वाइज भी बांटे होंगे। अब कैग एक पर्सन पूरे इंडिया लेवल का तो नहीं कर पाएगा, उसने आगे सब पोस्ट बांटी हुई है कि मान लो ये एडमिनिस्ट्रेशन लाइन का तुम देखोगे, रिपोर्टिंग सबकी किसको हो रही है, अल्टीमेट एक हेड है कैग, ये चीज पर जैसे हमारे नंबर में वो कंट्रोलर ही है, तो कैग तो नहीं होगा ना? ना, वो कैग नहीं है। कैग तो पोस्ट ही बड़ी सीनियोरिटी लेवल की है, वो वैसे कंट्रोलर होंगे, मतलब उस डिपार्टमेंट के, जैसे अपन कहते हैं काइंड ऑफ, जो उन्हीं की लाइन की एक पोस्ट होगी, वो कैग नहीं होंगे। कैग एक अलग चीज है। ये देखो जी क्वेश्चन, जो बी पॉइंट है उसमें डिले कैसे होगा, कि वो तो अपने पहले ही पता है कि दो ही ऑप्शन है उसमें, फिर किसमें जो बी पॉइंट है इसका ऊपर वाले द डेट्स ड्यूरिंग विच कोमल लिमिटेड, सेक्शन 127 का शेयर होल्डर वाला, ये वाला, हाँ बोलो। इसमें डिले कैसे होगा, वो तो पहले ही पता है, तो वारंट हो जाएगा कैश। अगर मान लो, वही तो बात है ना कि डायरेक्शंस डिले होने का कारण क्या निकला, तुमने उसको कम्युनिकेट ही नहीं करा। मैं अपनी ओर से सोची बैठा हूं कि आपने डायरेक्शन मुझे दे दी, वो डायरेक्शन कंप्लायंस ही नहीं हो सकती, मैंने वहीं छोड़ दी बात, जबकि खत्म कहां होती, कम्युनिकेट करते हुए। क्लियर, मैंने मान लो छोड़ दिया, एंड इन दैट केस मान लो 30 दिन हो गए, निकल गए, आपकी डायरेक्शन कंप्लायंस नहीं हुई, पेमेंट आपने करी नहीं जिस हिसाब से वो मांग रहा था, इन दैट केस मैं क्या करूं, कहते वो तो डिफॉल्ट अकाउंट होगा, तुमने बताया भी नहीं। अगर तुम बता देते, मैं कह देता क्या कि चलो कैश में दे दो, चलो मेरे अकाउंट में दे दो, या ऐसे दे दो, आप सेटलमेंट तो करते ना, ना तुमने कन्वे करा ना अगले ने पूछा। वो ये सोच के बैठा है कि मैंने कंपनी को क्या दे रखी है, डायरेक्शन, कि इसी वे से ही मुझे क्या मिलेगा, डिविडेंड। अगर तुम उसको टाइमली क्या कर देते, कम्युनिकेट, तो नेक्स्ट आगे पॉइंट भी तो आते आपके पास। ये चीज बताओ जी, फर्स्ट द डेट ड्यूरिंग विच कोमल लिमिटेड इज रिक्वायर्ड टू पे द डिविडेंड। अच्छा, एक कॉमन चीज, यहाँ पे मंथ लिखा हुआ है या डेज, हर जगह, तो जब डेज हो तो डेज ही काउंट करो, मंथ हो तो मंथ टू मंथ जंप होते, समझ रहे हो वर्ड। जैसे मान लो सपोज, अगर मैं कह रहा हूं कि 5 जनवरी को तुम्हारा डिविडेंड डिक्लेयर हुआ, अगर यहाँ पे होता मंथ, तो 5 जनवरी से 5 फरवरी पूरा, फिर नो मैटर्स कि उसमें कितने दिन आते हैं, क्लियर, लाइक फरवरी में कम है, दैट डजेंट मैटर अगर मंथ होता, बट यहाँ पे वर्ड क्या लिखा हुआ है, डेज, तो पूरे पूरे काउंट करिए, फिर 4 तारीख बनती, क्यों 5, अगर आप छोड़ भी दें तो 5 से पहले 31 दिन होते हैं जनवरी में, वहां तक एंड प्लस 4 दिन किसके होते, फरवरी, समझे ना पॉइंट, तो फिर पूरे चलते अपने को। चलिए, द डेट्स ड्यूरिंग विच कोमल लिमिटेड इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर द अनपेड और अनक्लेम्ड डिविडेंड टू अनपेड डिविडेंड अकाउंट, सिंपल सर, 30 डेज कहां तक बने इसके, 30 डेज कहां तक बने, 27 अक्टूबर, चेक कर लेना पूरे, वहां से 7 डेज काउंट करो अकॉर्डिंग टू ये चीज। और इसमें ना एक बीच में ये रहा, जीसी एक्ट की वो प्रोविजन गिवन है, प्रोविजन तो क्या, हमें इतनी बात तो पता ही है कि जब भी हम डेज काउंट करते हैं तो डेट ऑफ डिक्लेरेशन फर्स्ट डे हम लोग बीच में इंक्लूड नहीं करते, इज दैट क्लियर। और अगर कोई पब्लिक हॉलीडे आ जाती है एक दिन पहले, क्लियर, क्योंकि वो नेशनल हॉलीडे पब्लिक हॉलीडे सबको पता है, एंड अगर कोई सडन हॉलीडे आ जाती है तो नेक्स्ट, समझे पॉइंट, यस। नेक्स्ट इज, अब आते हैं जी वर्ड, एक नॉर्मल टॉपिक बीच में आता है अपना, रेवोकेशन ऑफ, वर्ड पढ़िए क्या लिखा हुआ है। अब रेवोकेशन वर्ड अपन पढ़ चुके हैं, रिवोक करना, रिवोक करना मतलब कैंसिल करना, मुकरना, दैट इज कॉल्ड एज रेवोकेशन। सर क्या डिविडेंड के केस में भी ऐसा होता है कि डिविडेंड रिवोक हो सके, वैसे तो नहीं, क्योंकि आप तो डिविडेंड क्या कर चुके हो, डिक्लेयर, बट हर बात की कोई ना कोई एक्सेप्शन तो होती ही होती है, कोई ना कोई एक दो केस तो रखे गए होते हैं, क्लियर, यस प्लीज। नो रेवोकेशन ऑफ, वर्ड क्या लिखा गया, डिविडेंड, पढ़िए। सेक्शन 127 रिक्वायर्स, हाँ जी, Section 127 requires payment of dividend within 30 days of its declaration.
Section 127 also covers certain circumstances Hmm. in which non-payment of dividend within 30 days does not amount to. मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर 30 पहले तो 30 डेज में पे करो, और अगर 30 डेज में क्या नहीं करते, पे नहीं करते, मैं तो वो भी बता चुका कि अल्टीमेटली वो नॉन पेमेंट मानी जाएगी और तुम्हारे ऊपर क्या लगेंगी, पनिशमेंट्स लगेंगी। हम क्यों कहेंगे कि डिविडेंड को क्या किया जाए, रिवोक। अगर मैं पहले दिन से इतना लीनियंट होता फिर मुझे पनिशमेंट लगाने की क्या जरूरत थी, अगलों को अंदर भी करवा दिया। समझे ना पॉइंट। मैं तो उस चीज पे अटका हूं कि ना सर डिविडेंड जल्दी जल्दी मतलब ही नहीं कि उसको रिवोक किया जाए। 30 डेज के अंदर, जिस दिन से डिक्लेयर हुआ 30 डेज के अंदर उसको क्या करिए, पे करिए। ओके सर, बट रेवोकेशन ऑफ डिविडेंड, हाँ जी Revocation of dividend is not a ground for non-payment of dividend. एक पॉइंट, तुमने पीछे सारे पॉइंट पढ़े, क्या उनमें रेवोकेशन वर्ड मिला? सो रेवोकेशन ऑफ डिविडेंड होना मतलब, अगर देखो सिंपल सी बात, यहां पे अगर तुम एक्सेप्शंस में वो पॉइंट पढ़ते तो मतलब वो नॉन पेमेंट में फॉल होता। हमने रेवोकेशन का पीछे पॉइंट नहीं पढ़ा, दैट मींस रेवोकेशन होनी पॉसिबल है, क्योंकि अगर तुम डिविडेंड रिवोक करते तो अल्टीमेट तुम कहते सर ये तो नॉन पेमेंट मानी जाएगी। कहता सर रेवोकेशन ऑफ डिविडेंड इज नॉट अ ग्राउंड फॉर, किसके लिए, नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड। दस ऑर्डिनरीली ज्यादातर, जर्नली 99% क्लियर, अ डिविडेंड वंस डिक्लेयर्ड कैन नॉट बी, क्या लिखा हुआ है, मतलब हमारी ओर से तो किस पे जोर है, किस पे जोर है, डिक्लेयर हुआ पे करो। रेवोकेशन हमने तो, अगर एक्सेप्शन होती ही तो तुम समझ जाते ना कि हाँ रेवोकेशन क्या होती है, पॉसिबल। फिर तो मैं 127 की एक्सेप्शन में देके जाता, हाँ वेयर द डिविडेंड हैज बीन रिवोक्ड, तो वो नॉन पेमेंट नहीं मानी जाती। मैंने वहां तो वर्ड ऐसा लिखा ही नहीं, तो वहां पे ना लिखना मतलब लॉ का खुद जोर किस पे है कि डिविडेंड अगर डिक्लेयर किया गया तो वो क्या हो जाना चाहिए, पे हो जाना चाहिए। बट सर एक्सेप्शंस कहीं ना कहीं निकल कर आती ही आती हैं किसी ना किसी पॉइंट को लेकर, तो इसको बताया गया, पढ़िए, वेयर द डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड इज, जहां पे डिविडेंड जो डिक्लेयर किया गया वो डिक्लेयर ही क्या किया गया, अल्ट्रावायर्स। अल्ट्रावायर्स का मतलब क्या था, बियॉन्ड पावर्स, बियॉन्ड पावर्स डिक्लेयर किया गया। पढ़िए, दैट इज वेयर डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड, हाँ जी Where dividend is declared, although the company has not earned sufficient profits, बिल्कुल, the declared dividend can be revoked. कैन बी रिवोक्ड इन दैट केस, क्योंकि आप सर अपने मेमोरेंडम से बाहर जा रहे हैं, ठीक है ना, आप अपने आपे से बाहर जा रहे हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है, तो इन दैट केस डिविडेंड आपका क्या हो सकता है, रिवोक। बट वर्ड इज अल्ट्रावायर्स, वर्ड इज अल्ट्रावायर्स, नंबर 1 पॉइंट। हाउ एवर इफ वर्ड क्या लिखा हुआ है, कोई भी डिविडेंड इलीगली डिक्लेयर्ड कब माना जाएगा, जब 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 अल्ट्रावायर्स में हमने कई पॉइंट्स पढ़े, एक होता है अल्ट्रावायर्स द डायरेक्टर, एक होता है अल्ट्रावायर्स द आर्टिकल, एक होता है अल्ट्रावायर्स द, एंड कोई भी चीज कंपनी के लिए इलीगल कब होती है, मेमोरेंडम से पास। क्यों, डायरेक्टर से बाहर जाना, रेजोल्यूशन पास करवाओ, ओके क्लियर, या डायरेक्टर की पावर से बाहर जाना, आर्टिकल की पावर से बाहर जाना, कोई दिक्कत नहीं, रेजोल्यूशन पास करवाओ, ओके। बट जो चीज कंपनी के कहां से चली गई, मेमोरेंडम से बाहर चली गई, इन दैट केस फिर उसको वापस लेकर आना, लीगल करना अपने आप में पॉसिबल नहीं। सो अगर कभी इफ इलीगली डिक्लेयर डिविडेंड इज, क्या किया गया, डायरेक्टर अड़ गए, हम तो डिविडेंड बांटेंगे, तो पहले मेमोरेंडम तो चेक कर लो, तुम्हारे इंसिडेंटल पर्पसेस में, तुम्हारे मेन पर्पसेस में क्या ऐसी कोई पावर्स कंटेन्ड है कि तुम डिविडेंड बांट सकते हो। कहता सर हम तो बांटेंगे जी। कहता फिर एक बात सुन लो, अगर इलीगली कोई भी किसी गलत तरीके से डिविडेंड को बांटा गया ना, द डायरेक्टर शैल बी लायबल टू, क्या लिखा हुआ है, इंडेमनीफाई मतलब कंपनसेट, एक एक रुपए की भरपाई किससे करवाई जाएगी, डायरेक्टर से। क्लियर, जो ये पीछे लगे हुए थे कि नहीं हम तो डिविडेंड बांटेंगे, हाइप बनाएंगे, हाइप तुम्हारी बना देंगे, तुम्हारी जेब से ही वो एक एक पैसा क्या किया जाएगा, रिकवर किया जाएगा। क्लियर, शैल बी लायबल टू इंडेमनीफाई दी, वर्ड क्या लिखा हुआ है, कंपनी, दैट इज दे शैल बी पर्सन। पहले जब रोक दिया गया कि अल्ट्रा वायर्स है, भाई रुक जो, रहने दो, हमने पहली रेवोकेशन अलाउ कराई कि नहीं करवाई, जब तुम्हें पता लगा
जब तुम्हें पता लगा कि डिविडेंड सर गलत है, डिविडेंड अल्ट्रा वायर्स है, पहला स्टेप हमने क्या कहा, रोक लो, मना कर लो, कोई चक्कर नहीं, रेवोकेशन पॉसिबल है, लॉ में लिखा हुआ है रेवोकेशन पॉसिबल है, हम तुझे पावर दे रहे हैं कि ना बांट ना बांट, रोक ले, और तुमने पकड़ के फिर भी क्या कर दिया, बांट दिया। फिर जिसने बांटा है ना, जो भी डायरेक्टर्स ने क्या करा है, ये डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करा है, दे शैल बी क्या होंगे, पर्सनली लायबल। और बता मैं उससे क्या करूं, एंड वेयर द कंपनी, या फिर कंपनी के हालात ऐसे आगे कि कंपनी सीज कर रही है, किससे, गोइंग कंसर्न। पहले ठीक है, लास्ट ईयर आपको प्रॉफिटेबिलिटी बढ़िया लग रही थी, अब कोई ऐसा लॉ कानून बन गया, इस तरह के कोई स्टेप्स हो गए, कोई मिस हैपनिंग हो गई कि आपका प्योरली डाउट किसके ऊपर आ गया, गोइंग कंसर्न, काम नहीं चलेगा। अच्छा, पिछले साल का डिविडेंड बांट के इस साल पटाखा बोल दे कि बस जी पिछली साल का जो ले लिया, अब तो 6 महीने में आपका क्या कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं। नो नो नो, किसी तरह का कोई डिविडेंड वहां पे मत बांटिए। आप उस डिविडेंड से क्या कर सकते हैं, रिवोक कर सकते हैं। हालात तो देख ले क्या आ गए, मैं सोच रहा हूं कि इनको फाइनल डिविडेंड दे दूं, मुझे यही नहीं पता कि अगला 1 महीना मैं काम करूंगा भी या नहीं करूंगा, मुझे ऑपरेशंस पे डाउट आ रहा है कि मैं गोइंग कंसर्न नहीं रहने वाला। सीजीज 2 क्या लिखा हुआ है, गोइंग कंसर्न, कि बंद करेंगे सर ये, फिर तो सर बेटर है बचा लो पैसे, बंद करवाने में जो भी सेटलमेंट वगैरह होगी, बाद में जो बचा वो भी तो किसका होगा, इक्विटी का होगा। पर डिविडेंड देते तुम लोग चंगे लगते हो, खुद ही सोचो। हालात अपने क्या बता रहे हैं कि आप तो अपने ऑपरेशंस क्या कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, और मैं इनको बांट रहा हूं, चलो तुम तो खुशी मनाओ, पिछले साल का तो प्रॉफिट हुआ है, अगले की तो गोइंग कंसर्न पे डाउट आ गया। तो सर सिर्फ 2 केस हैं, सिर्फ 2 केस हैं जहां पे आपका डिविडेंड क्या हो सकता है, रिवोक। वन इज अल्ट्रा वायर्स, और उसमें भी पॉइंट था, अल्ट्रा वायर्स में भी अगर किसी ने इलीगली फिर भी क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट, देन जो जो डायरेक्टर्स ने वो बांटा होगा, दे शैल बी क्या होंगे, पर्सनली। दूसरा, व्हेन द कंपनी सीजेस टू बी क्या लिखा हुआ है, गोइंग कंसर्न, देन डिक्लेयर्ड डिविडेंड मे बी क्या किया जा सकता है, रिवोक किया जा सकता है। बट मैं सर नॉर्मली अगर बात करूं, सेक्शन का या पूरी नॉर्मल सिचुएशंस का जोर ये है कि अगर डिविडेंड क्या कर दिया गया, डिक्लेयर कर दिया गया, तो उस डिक्लेयर डिविडेंड को पे करवाया जाए ही जाए। ये एक अलग से ही एक्सेप्शंस में कवर कर रहा है 2 पॉइंट कि ये स्पेशल सिनारियोज है। वन इज जहां पे डिविडेंड था ही क्या, इलीगली डिक्लेयर्ड, या दूसरा क्या था जहां पे कंपनी सीजेस कर रही है टू बी गोइंग कंसर्न। इन दोनों में से कोई भी मैटर हो, आप अपना डिविडेंड क्या कर सकते हैं, रिवोक कर सकते हैं। अदरवाइज इनके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। इनके अलावा हर केस में डिविडेंड क्या हो जाना चाहिए, पे आउट हो जाना चाहिए, सब्जेक्ट टू द एक्सेप्शंस गिवन इन द सेक्शन 127, वो अलग है। एंड उसमें एक मेन वर्ड इस लाइन में लिखा हुआ था, रेवोकेशन। रेवोकेशन इज नॉट अ ग्राउंड फॉर द नॉन पेमेंट। मैंने ऊपर वाले पॉइंट्स में रेवोकेशन को कवर नहीं करा, क्योंकि लॉ खुद भी नहीं चाहता कि डिविडेंड को क्या किया जाए, रिवोक किया जाए। कोई स्पेशल सर्कमस्टांसेस है तो हम इसको लेकर आ रहे हैं पॉइंट, अदरवाइज हम ना बीच में इसको कवर करें। इज दैट क्लियर? लो जी, एक फटाफट स्क्रीनिंग करिए यहां तक। इसके बाद हमारा एक ही मेन टॉपिक है, वैसे एक ही मेन टॉपिक है सर, एंटायरम डिविडेंड को लेकर मेरा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इस पे डिटेल डिस्कशन भी होगी। नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉपरली मैं इसको कवर अप करूंगा, आज कंप्लीट नहीं होगा, बट नेक्स्ट लेक्चर में इस पे टाइम लगाने के बाद साथ के साथ मॉड्यूल के क्वेश्चंस, उसमें है भी आपके 7 to 80 क्वेश्चन है, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, बड़े आराम से नेक्स्ट लेक्चर में इसको अपन क्या कर सकते हैं, पैकअप कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? लो जी, यहां तक फटाफट एक बार वाइंड अप करें जल्दी। एंड पीडीएफ मैं आपको मॉड्यूल की शेयर कर दूंगा नेक्स्ट क्लास में, सो आप थोड़ी रिवीजन एंड ऑल, एंड एक दो पॉइंट मैं और भी एड ऑन करवाऊंगा, जैसे ये 127 में एक अमेंडमेंट आई है रिगार्डिंग द निधि कंपनीज। निधि कंपनीज के लिए मैं आपको एक पॉइंट नेक्स्ट डे ही लिखवाऊंगा, वो आपको यहां मेंशन करना होगा। 127 में डेज की लिमिट कितनी थी, 30 डेज। क्या कहा गया था कि 30 डेज में क्या हो जाना चाहिए, पे। बट सर जो निधि कंपनीज होती हैं, निधि कंपनीज मतलब जैसे ये कमेटी सिस्टम आप देखते हो ना, काइंड ऑफ किटी सिस्टम आप लोग नॉर्मल यूज करते हैं, जो सेविंग्स को प्रमोट करने के लिए बनाई जाती हैं कि चलो पैसा वगैरह आपस में मेंबर्स ने इकट्ठा करा। इन दैट केस निधि कंपनी के लिए, सिर्फ निधि कंपनी के लिए, अगर निधि कंपनी ने पैसा दिया नहीं,
उनके मेंबर्स के अकाउंट में क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। क्रेडिट करने का मतलब बैंक अकाउंट में नहीं, आपके खाते मेरे पास मेंटेन होते हैं ना, मैंने आपके अकाउंट में एंट्री चढ़ा दी कि इस साल का डिविडेंड आपको इतना मिले, दैट विल ऑल्सो भी क्या माना जाएगा कि डिविडेंड क्या हो चुका, पे। क्लियर? जैसे होते हैं ना ये क्लब वगैरह होते हैं या अलग अलग इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशंस, इन सबके मेंबर्स के खाते अकाउंट मेंटेन होते हैं ना। अब 30 दिन के अंदर जरूरी नहीं कि अगले को कैश दे दो। निधि कंपनीज के लिए एक्सेप्शन आई है, क्या चीज, कि अगर 30 दिन के अंदर आपने उनके अकाउंट को क्या प्रोवाइड कर दिया, क्रेडिट प्रोवाइड कर दिया, लिख के छोड़ दिया कि हाँ इनका इस साल का डिविडेंड इतना, दैट विल ऑल्सो बी डीम्ड एज, क्या माना जाएगा कि डिविडेंड क्या हो चुका, पे हो चुका। तो मॉड्यूल में से ही आपको वर्डिंग में एज इट इज कॉपी करवाऊंगा, सो नेक्स्ट क्लास में आप यहाँ पे ही एक पॉइंट क्या करेंगे, प्रॉपर वर्डिंग में एड ऑन करेंगे। क्लियर? वही बात, लेटेस्ट बुक होगी तो एवरीथिंग आपको ऑलरेडी लिखी हुई मिलेगी, तभी मैं रिजल्ट तक कोई बड़े टॉपिक्स बहुत ज्यादा वाले डिस्कस नहीं करूंगा। बट जितने डेज हमारे पास पड़े हैं, मेरा एक चैप्टर बड़े आराम से और भी काफी नजदीक लग सकता है। एंड मैं डे 1 से ही आपको बता रहा हूँ कि सर हमारे लिए तो ये क्या गोइंग ऑन है, सिलेबस ही गोइंग ऑन। क्लियर? कोई ऐसा नहीं होगा कि मैं चैप्टर 8 दोबारा अलग से फिर कोई दोबारा करवाऊंगा, दैट माइट नॉट बी पॉसिबल, क्योंकि हमारे भी लेक्चर्स ऑलरेडी क्या हैं, फिक्स्ड अकॉर्डिंग टू द टाइम लिमिट जो हमारे पास गिवन है। इज दैट क्लियर? सो सिलेबस ही गोइंग ऑन है, आप ये सोचकर मत पढ़िएगा कि अभी तो जस्ट नॉर्मल गोइंग ऑन है, ठीक है जी कर रहे हैं, देख रहे हैं। नो नो नो, डे 1 से ही, पहले लेक्चर से ही हमारा क्या चल रहा था, सिलेबस चल रहा था। इज दैट क्लियर? लो जी फटाफट रिवाइज करिए एंड आज का लेक्चर वाइंड अप करिए। यस, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, बच्चे को डाउट? तनिषा, मानवी, खुशी, कशिश, एनीवन, अंशित? हाँ जी। कंपनी 123 के साथ कंप्लायंस नहीं करती तो वो भी लीगली डिक्लेयर्ड होगा। नो, डिक्लेयर्ड अलग चीज है, इलीगली डिक्लेयर्ड। डिक्लेयर तो आपको किसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा, 123 के अकॉर्डिंग ही करना पड़ेगा। अगर उसके साथ कंप्लायंस नहीं कर रही है, उसने ओवर जो एब्जॉर्ब अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है वो वगैरह राइट ऑफ नहीं किया, फिर भी डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, हाँ नेचुरली वो भी उसमें कवर हो जाएगा, क्योंकि आपने सेक्शन का कंप्लायंस नहीं करा। सेक्शन का कंप्लायंस ना करना वो भी किसमें कवर हो गया, फिर तो वही बात आ गई ना, धक्के से देने वाली बात आ गई। पहले कंडीशंस का कंप्लायंस तो करो जाके, वो चीज वो भी उसमें कवर हो सकती है 123 का। किसमें? नहीं, पनिशमेंट्स तो किस बात की, 123 की कोई पनिशमेंट नहीं है, वो डिविडेंड किसमें कन्वर्ट हो गया, इलीगल में। और अगर तुम उसको पे करोगे फिर वो डायरेक्टर पर्सनली लायबल हो तो गए, यही उनकी पनिशमेंट है। करिए करिए फास्ट। एंड यहां तक टॉपिक को आज तो आपने काफी देख लिया होगा, घर से भी नेक्स्ट क्लास से पहले एक बार अच्छे से रिवाइज करके आइएगा, सो दैट कि जब केस स्टडी आपके सामने डिस्कस की जाए, केस स्टडी कुछ नहीं सर, एक सिचुएशन, जो एग्जांपल्स अपन नॉर्मली आपस में डिस्कस कर रहे हैं वही एक जस्ट राइटिंग में आपको लिखा हुआ मिलेगा। हाँ उसमें सीखने वाली जो चीज होती है अगेन दैट इज प्रेजेंटेशन, लिखने का वे आउट। और वो हमने फाउंडेशन में भी बताया था सब स्टूडेंट्स को नॉर्मली, कि अपन लोग रिप्लाई करते हैं 3 पॉइंट्स। सबसे पहले प्रोविजन, नंबर 2 इज फैक्ट ऑफ द केस, एंड नंबर 3 इज कंक्लूजन। एंड वैसे ही आप लोग क्या करेंगे, रिप्लाई करेंगे। इज दैट क्लियर? क्लियर? देखो जी फटाफट, ये बच्चे नॉर्मली जो 18% वाला है वो एज अ काइंड ऑफ फाइन है, वो उसको शेयर होल्डर को नहीं जाएगा, ये कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल है एज अ पेनल्टी जो एमसीए को जाएगी। जो मिनिमम पर डे का है तो ये मैक्सिमम भी हो सकता है कुछ भी पर डे पे, या हाँ फिर अगर अगर लिखा हो तो समटाइम्स किसी किसी सेक्शन में आपको लिखा हुआ मिलेगा मिनिमम 100 मैक्सिमम 500 पर डे। अब उसमें फिर कोर्ट की डिस्क्रिप्शन, मान लो 200 रुपए, 300 रुपए, 250 रुपए, जो ऑर्डर आपको दे, बट काफी जगह नॉर्मली हाँ है, किसी जगह मैक्सिमम 1000 पर डे। जैसे यहाँ पे वर्ड आपको लिखने को क्या मिला सर, मिनिमम 1000 है ना, वहां पे वर्ड मैक्सिमम 1000 पर डे। हर सेक्शन के अपनी अपनी पेनल्टीज, ये चीज। हाँ जी बताइए सर, क्या क्लोज कर सकते हैं? क्लियर? घर से इसको अच्छे से पढ़िएगा, पॉजिटिवली
नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा दैट विल बी द लास्ट लेक्चर ऑन द चैप्टर नंबर 8, क्लियर। सो उससे ज्यादा मैं डिवोट नहीं कर सकता, क्लियर। तो पहले भी लास्ट बैच में भी 5 लेक्चर्स लिए थे, तो इस बार भी आपके कितने होंगे 5 लेक्चर्स, 4 अपने आज हो चुके हैं, क्लियर। सो एक मैक्सिमम लास्ट लेक्चर हमारा और होगा जिसमें एंटायरम डिविडेंड जो मेन टॉपिक डिस्कस करना है आप लोगों के साथ, और साथ के साथ मॉड्यूल पार्ट में जो एक तो कुछ हाइलाइट्स अगर कोई होंगे डिस्कस करने वाले, नहीं तो अदरवाइज एक्सरसाइज पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे यहीं पे खत्म करेंगे, क्लियर। चलिए ओके जी, थैंक्स अ लॉट एंड रेस्ट वी विल डू इन दी नेक्स्ट पार्ट।